चलिए आगे बढ़ते हैं और इस शो में श्रेया वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। आप दोनों गुड आफ्टरनून, हमारे व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। और एक बहुत ही सीमित दायरे में बाज़ार आज लग रहा है कि कल की ज़्यादा वॉलेटिलिटी के बाद थोड़ा मार्केट सिमटा है। हाँ वीरू, कल बहुत बड़ी रेंज थी, आज थोड़ा सा हम छोटे दायरे में, लेकिन हैं आज भी वॉलेटाइल। बस ये है कि आज बैंड थोड़ा कम हो गया। कल 350 पॉइंट का बैंड था आज, लेकिन आप देखें अगर तो वो रेंज काफ़ी रिलेटिवली छोटी रही है। और आज एक बार फिर मिड कैप और स्मॉल कैप इन्होंने आउट परफॉर्म किया। कल निफ्टी में 350 पॉइंट की रेंज थी, आज सिर्फ 125 पॉइंट की रेंज है, तो ऑलमोस्ट 1/3 हो गई ये रेंज। वो एक अच्छी बात है, लेकिन विद इन दैट मिड कैप और स्मॉल कैप इन्होंने आउट परफॉर्म किया। और जो बात हम लगातार कह रहे हैं, देखिए चुनिंदा शेयरों में रहिए, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए। आज सुबह फॉर एग्जांपल LIC की बात की थी हमने, और वो देखिए किस तरीके से आज, इनफैक्ट अगर आज देखा जाए तो पूरे दिन सबसे बड़ी ट्रेड बस उसी ने दी। और ऐसे अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स मिले हैं उनमें फोकस करिए। एक और चीज़, निफ्टी दोनों तरफ की ट्रेड दे रहा है, लेकिन आज छोटी ट्रेड्स मिली, दोनों तरफ आज निफ्टी ने ट्रेड्स दिए। मुझे एक डेटा पॉइंट जो आज अच्छा लगा वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बहुत समय के बाद आज एक अच्छा चार्ट दे रहा है। देखिए आज अभी भी ये डे लो पर, ये एक अच्छा साइन है। अगर ये थोड़ा और कूल ऑफ हो, थोड़ा और कोलैप्स हो तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। लेकिन खैर जो भी है, अभी तो ये मार्केट पूरी तरीके से ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया आज मार्केट। आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप के पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्पेशली सवाल ये कि कल एक्सपायरी है और अभी 1.5 घंटा बाकी है। ऐसे मूड माहौल में क्या अप्रोच रखें, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, टेक्सचर क्या लग रहा है मार्केट का? श्रेया देखिए बहुत टफ मार्केट है। देखिए जिस मार्केट में रेंज ही 127 पॉइंट की हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही अगर 127 पॉइंट का हो, उसमें आपको कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। तो आपको इस मार्केट को स्मार्टली एक रेंज में प्ले करना है। और निफ्टी दोनों तरफ के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही आपको लगेगा सुबह एक बार जैसे मार्केट लगा कोलैप्स हो रहा है, देखिए कैसे रिकवरी आई। जब मैं लंच कर रहा था उस समय पे मार्केट एकदम से डे हाई की तरफ बढ़ रहा था, लंच करके मैं फिनिश करके ऊपर आया तो वापस हम नीचे आ चुके थे। तो ये मार्केट ऐसा है जो आपको दोनों तरफ फंसाएगा। कल तो खैर बहुत ज़्यादा फंसा दिया था, आज थोड़ा कम फंसाया है। अगर इंडेक्स को आपको ट्रेड करना ही है तो जैसा मैंने कहा कि 40-50 पॉइंट अगर आप 4-4 5-5 बार ले लें, मतलब वो जैसे कहते हैं एक्यूमुलेट करके, अगर वैसे कर लें तो अलग बात है, वरना आपको निफ्टी में कोई बहुत बड़ी ट्रेड यहाँ पे हार्डली मिल रही है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको ट्रेड मिल रही है। हाँ, निफ्टी में आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी अगर या तो आप 25,000 को डिसाइसिवली क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएं श्रेया, या 24,500 के नीचे निकल जाएं और 24,500 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दें। दो में से एक चीज़ अगर हो जाएगी तब आपको मार्केट में बड़ा ट्रेड मिलेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको मार्केट में इसी तरीके से दोनों साइड की छोटी मोटी ट्रेड्स लेनी होंगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी एक मोटा मोटी एक रेंज बन गई है। बैंक निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार जरा देखिए उसको, इंडेक्स को। ये देखिए क्या इंडेक्स है ये, मतलब इसमें कैसे आप ट्रेड करेंगे। अच्छा, आज तो बैंक निफ्टी में भी कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में 280 पॉइंट की रेंज है। 280 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में, मतलब क्या ही इसमें ट्रेड ले लेंगे आप। एक ब्रॉडर रेंज है 55,000 से 56,000 की, इसी रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना है। अब पता नहीं मुझे लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंपल्सिव ट्रेडर्स अगर चाहें तो ऐसे ट्रेड करें, वरना स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आज भी बहुत शानदार ट्रेड दे रहा है, कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या ट्रैक्शन रहा? अनुज, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से अगर आप मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो एक सेक्टर जो कि शार्प नज़र आ रहा है, आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, दैट्स PSU बैंक्स। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखते हैं अनुज आपकी स्क्रीन पे, और एक क्लियर कट ब्रेकआउट के कगार पे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 6772 पे, और हम ट्रेड कर रहे हैं 6772 पे CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी एक फ्रेश ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी जहां निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है। एक बड़ा डिफरेंशियल है वर्सेस हाई, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई तक करीब 8072। यानी कहने की बात यह है कि बैंक्स में अभी जो आपका जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक रखिएगा प्लीज़, ज़रा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, बैंक्स में बाजार रिवॉर्ड खोज रहा है PSU बैंक्स में। ये कैनरा बैंक को देखिए करीब 1.5% ऊपर 110 पे, ये भी ऑलमोस्ट अब सितंबर 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे।
बोथ है, रोल ओवर कॉस्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद मैं रखूंगा CDSL करीब 3% ऊपर अनुज, यहाँ पे फरवरी 5 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। और एक स्टॉक और एक है ये स्क्रीन पे, दैट्स ओरेकल फाइनेंशियल्स इन मिड कैप IT। थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा, आज अपने 3 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर और एक मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा बायस इसमें पॉजिटिव नज़र आया, इसके रोल ओवर्स, इसके COC, इसमें 8500 पे पुट राइटिंग नेक्स्ट मंथ पे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने 3 स्टॉक्स का जिक्र कर दिया। बट अनुज यही तथ्य जो मैं कह रहा था, PSU बैंक्स ये हल्का सा इनका डिफरेंशियल वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, इनका शार्प तरीके से चलना, जैसे कि मैं जिक्र करता CY25 के हाईएस्ट लेवल पे, ये PSU बैंक्स को क्यों चेस कर रहा है बाजार, या फिर इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है, कोई खास कारण? आई थिंक वैल्यूएशन एक कारण हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। देखिए मार्केट को एक सेंस मिल गई है वीरू की मार्केट में एक तरीके का डाउनसाइड कैप हो चुकी है। अब अपसाइड कितनी ओपन होगी ये पता नहीं, लेकिन डाउनसाइड कैप हो चुकी है करीब 20 डेमा के आसपास। और आई थिंक उस सेंस में अगर आप देखें तो PSU बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी जगह है। आप देखें वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक फॉर एग्जांपल SBI अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। आप बाकी बैंक्स देखें चले ही नहीं हैं कुछ भी। और अगर मार्केट का व्यू ये है कि आगे जाकर अगर वो मॉनसून, रेट कट, टैक्स कट, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर इकॉनमी में दम भरेगा तो PSU बैंकों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से आप इस तरीके की रैली देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट इस समय आइडियाज़ के लिए भी हंगरी है। आप देखिए आज LIC क्यों चला बियॉन्ड अ पॉइंट। अब आपका सवाल PSU बैंकों पे था, लेकिन मैं उसको थोड़ा LIC के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि क्या नंबर इतने शानदार थे नहीं, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट नाम की एक चीज़ है और स्टॉक काफ़ी गिरे हैं अपने हाई से। आई थिंक मोर और लेस यही चीज़ PSU बैंकों में भी है। तो ये कारण है कि इस तरीके से आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं और इसलिए आई थिंक PSU बैंक्स में से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। श्रेया बताइए, गुड आफ्टरनून। जी ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये जो कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब भी आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे निराशा हाथ लगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये जो रैली हम देख रहे हैं दबाव के बावजूद, ये टिकाऊ लग रही है कि नहीं? यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अगर बात करें तो? देखिए डेटा अपने आप चीज़ें कहता है। आप एक महीने का निफ्टी और निफ्टी मिड कैप को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप और मेरे ख्याल से ये मिड कैप का एक महीने का चार्ट है। ये देखिए 5% चला है एक महीने में मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी एक महीने में 1.8% है, ऑलमोस्ट 3 गुना है, ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो क्लियरली मार्केट का इस समय फोकस जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर है। अच्छा, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ये हम एक लूजली बात कर लेते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी बहुत बड़ी है। उसके अंदर अगर आप देखें तो इंडिविजुअल थीम्स चल रही हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था जो मैंने सुबह मेंशन भी करे थे कि कितना एक महीने में मूव आए हैं उनके। और अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल इंडेक्स के स्टॉक्स ही देख लें, सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक्स देख लें, उसी में देखिए एक महीने में कैसे मूव्स आए हैं। BL में 24%, अदानी पोर्ट में 16%। ये मिड कैप नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके की डिस्टिंक्शन कर रहा है इस बार। हीरो मोटोकॉर्प 14%, जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स में बड़े मूव आए। दूसरी तरफ अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए तो सन फार्मा जैसे 9% नीचे है, कोटक 6% नीचे है। तो इस मार्केट में ना आपको वाइल ये सही है कि मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं, लेकिन आपको स्टॉक्स चुनने होंगे उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ले लिया और उसमें आप लेके बैठ गए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक कैरी करिए। और एक चीज़ इस मार्केट में ना, स्टॉक स्पेसिफिक टारगेट थोड़े बड़े रखिए, क्योंकि इंडेक्स में आपको टारगेट नहीं मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट स्टॉक्स में अपने टारगेट बड़े रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपनी पोजीशन में बने रहिए। ये क्लियरली मार्केट का वर्डिक्ट है। श्रेया ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, क्योंकि निचले स्तरों से कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाने की कोशिश की मार्केट। बैंक निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करा और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी। LIC आज रिजल्ट के बाद स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, ब्रोकरेजेस भी बुलिश। 7.5% की तेजी यहाँ पर। CDSL में खरीदारी होती हुई नजर आई 3.5%। IGL चढ़ गया 3% और इंडस स्टार में भी खरीदारी 2.5% करीब हमें नजर आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ चढ़ गया 1.5%। BEL पूरा डिफेंस स्पेस आज भी फोकस में है, 1.5% यहाँ पे खरीदारी। वोडाफोन आइडिया में आज 3% करीब
खरीदारी होती हुई नजर आई। बजाज फाइनेंस भी उछल गया 1%, लेकिन कुछ स्टॉक्स पे डेंट भी पड़ा है। नेस्ले इंडिया इसमें शामिल 1.5% टूट गया। FMCG पैक की देखें तो वहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा आज पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो। बजाज ऑटो अगेन ऑटो स्पेस आज दबाव में 1.5% टूटा। अपोलो हॉस्पिटल 1.5% और ITC भी लगभग 3% गिरकर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। स्कॉट्स कुबूटा अगेन 3.5% टूटा। NMDC में मुनाफा वसूली 2.5%। श्री सीमेंट स्पेस में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है अर्ली मानसून के चलते 3.25% ये टूट गया। टीटागढ़ रेल सिस्टम में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5%। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको पैनल से मिलवाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह मौजूद हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर ITC ब्लॉक डील पर नुवामा की क्या राय है बताएंगे यतिन मोता। फिर 2:25 पर LIC में जोरदार क्यों तेजी है बताएंगे यतिन ही मोता। और 2:30 बजे कंचन नौटियाल बताएंगे आपको इक्विटी में रिटेल का निवेश क्यों आखिर घट रहा है। फिर 2:35 पर बजाज ऑटो और संवर्धन मदरसन के क्वार्टर 4 नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी कंचन नौटियाल। 2:45 पर मिताली जैन बताएंगे आपको पावर शोरूम में कितना दम है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे इन्वेस्टेड PMS के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। 3:05 पर यतिन मोता आपको डीलिंग रूम चेक देंगे। 3:10 पर अनुजी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरा का पूरा पैनल तैयार है। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू एवरीवन। आज का जो है मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा एग्रेसिव है, एग्रेसिव शॉट है और वो है डीवी स्लैब। आज फार्मा में थोड़ी वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 6642 पर डीवी स्लैब। मेरे ख्याल से 6700 का स्टॉप लगाकर चलें तो पॉसिबल है कि 6550 देखने को मिल सकता है डीवी स्लैब पे। एग्रेसिव ट्रेड, थोड़ा फटीग नजर आता है। जी हाँ, इसमें कोई तरह नहीं। प्रकाश सर ने जो कहा अपने आप में, इट्स एग्रेसिव ट्रेड, नो डाउट। शायद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का, बट आप एक शॉर्ट ग्रिप ले रहे हैं। विकास सालुके मौजूद हैं इस वक्त। विकास गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो मेरा बाय साइड रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल अभी भी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल सकता है। टेक्निकल पैटर्न पे भी, वीकली डेली दोनों पे भी एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है। कल हमने देखा है कि लास्ट के हाफ एन आवर में एक अच्छा प्राइस और वॉल्यूम रिकॉर्ड देखने मिला था, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू देखने मिल सकता है। ऊपर में 1900 के टारगेट के लिए यहाँ पे भारतीय एयरटेल को बाय करना है। 1840 का इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंट्राडे में एक बेस बन चुका है, तो 1840 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को बाय करना है। 1900 का यहाँ पे पहला टारगेट आते हुए देखने मिल सकता है। भारतीय एयरटेल विकास जी के पिक 1840 का स्टॉप लॉस लगा कर रखे। फिलहाल 1900 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राजेश सातपुते जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखा है मैंने कि यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज का आप चार्ट देखें, ये एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। 100 DMA का वो लेवल है। ब्रेकआउट तो ऑलरेडी था और आज सुबह अच्छा खुला भी था, लेकिन कूल ऑफ हो रहा है। तो ये जो कूल ऑफ है, आई थिंक ये थोड़ा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो हम गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 2210 का, और मुझे लगता है इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2320 का। अगर 2320 चला जाता है तो 2350 तक का जगह मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये होगी राजेश जी के ट्रेड। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने। देखिए अनुज जी गुड आफ्टरनून। CDSL पे खरीदारी करेंगे। करीब 5-6 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो CDSL में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1494 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1555 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1520 वाला जून मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 55-56 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है 1520 के कॉल ऑप्शन में, और 75 रुपीज के टारगेट सेट। ओके आपका ट्रेड यहाँ पे मानस का ये 4 ट्रेड हो गए। अब चलते हैं आशीष कयाल जी के पास। ये CDSL सुबह सुबह मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी का ट्रेड था। अच्छा मूव दिया इसने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। देखिए मेरा जो ट्रेड होगा वो है चेन्नई पेट्रो पे। बहुत समय के बाद में स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिया है आज के दिन में और अच्छा पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। अगर आप देखें करीबन 5 से 6 महीने से एक बॉटमिंग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ है, 10 DMA से बाउंस बैक हुआ है, तो अच्छा खासा पोटेंशियल है। ऊपर का जो टारगेट आता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से करीबन 760 का है, 760 का, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 690 का। ये अगर 760 को पार कर जाता है वीनू तो 840 लेवल्स भी दिखा सकता है।
चेन्नई पेट्रो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, डे हाई पे कर रहा है कारोबार। आशीष ख्याल जी के पिक यहाँ पे खरीदारी की राय। मानस जी कह रहे हैं सीडीएसएल में आप खरीदारी कीजिए, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। राजेश जी कह रहे हैं, राजेश सातपुते जी गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी कर सकते हैं। विकास जी को भारतीय एयरटेल पसंद आ रहा है। वही गावस्कर डिविस लैब को कह रहे हैं शॉर्ट कीजिए। तो फिलहाल ये टेक्निकल कॉल्स हमारे पैनल की तरफ से। गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रणाम। आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं, कौन से स्टॉक पर लगेगी बेट? आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से श्रेया जी। विकल्प के रूप में एक क्षेत्र जो पिछले कुछ हफ्तों से सभी के चर्चा में और नजरों में रहा है वो है रक्षा क्षेत्र, और हमने पहले भी मेरे अनुज भाई के साथ बात करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया था। अपनी जीवन के सर्वोच्चम शिखर के आसपास कामकाज कर रहा है बीईएल का शेयर। हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं। अब नए लक्ष्यांक अनुमानित जो हमने निर्धारित किए हैं वो करीबन 425 के आसपास है। अब क्योंकि ये स्टॉक चला है श्रेया जी, तो हो सकता है कुछ समय के लिए ये मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है और थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर निवेश चूक चुके हैं आप करने का, तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। और जैसे हमने बताया, अनुमानित लक्ष्यांक 425 के आसपास का। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब कुछ फंडामेंटल आइडिया की भी और कुछ टेक्निकल आइडियाज़ की भी। एक बार जरा वीरू के पास चलते हैं वापस और रोल ओवर रिपोर्ट लेते हैं। वीरू, बताइए अब तक कैसे रोल ओवर्स? अनुज, रोल ओवर्स में एक बात है नज़र आ रही है, बहुत एग्रेशन नहीं है अनुज, बहुत एग्रेशन टू रोल लॉन्ग्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक फ्यूचर्स वो कम नज़र आया। दूसरी बात, अभी तक सारा मोमेंटम जो है वो शॉर्ट कवरिंग का है। फ्रेश बाइंग जैसे आईटी, फ्रेश बाइंग जैसे बैंक्स में विजिबल नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मायूस करने वाली है। निफ्टी 61%, निफ्टी बैंक 53%। अब आप निफ्टी बैंक के रोल ओवर को देखिए, 53%, लैक ऑफ रोल ओवर्स। पीएसयू बैंक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, बट प्राइवेट बैंक्स में मिसिंग है, तो वो चीज़ निफ्टी बैंक के रोल ओवर्स में विजिबल है। अब आते हैं निफ्टी में जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। आईटीसी, इसमें अमूमन 430 450 के रेंज में रोल ओवर्स इतने ही रहते हैं, 81%। जेएसडब्ल्यू स्टील में 81%, टीसीएस में 80%, नेस्ले में 78% और ट्रेंट में 77% रोल ओवर। टॉप रोल ओवर्स में वो हैं जो अभी भी मध्य में घूम रहे हैं। ऐसा वो कोई काउंटर नहीं है जो कि टॉप पे हो, उसमें थोड़ा सा लैक ऑफ रोल ओवर्स है। निफ्टी में कम रोल ओवर्स कहाँ पर है? ओएनजीसी, ये सिर्फ जब क्रूड थोड़ा बहुत अगर आप देखें तेज़ होता है थोड़ा चलता है, अदरवाइज एक्शन मिसिंग। फिर आप देखिए अनुज, एसबीआई लाइफ, वो स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। द एंटायर इंश्योरेंस स्पेस, लैक ऑफ रोल ओवर 52%। टाइटन 53%। बजाज ऑटो जो कि अभी शॉर्ट कवरिंग के सहारे भाग रहा है, सिंपली शॉर्ट कवरिंग, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, 56% रोल ओवर। एंड सेम इज द केस विद आयशर मोटर्स, 56% रोल ओवर। तो रोल ओवर्स की एक्टिविटी आपको थोड़ी, जिसे कहते हैं ना, लैक ऑफ मोमेंटम और थोड़ा सा टायर्डनेस दिखा रही है। फिर आते हैं कि किन सेक्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हैं। इंफ्रा में ये अभी भी लीड कर रहा है। इंफ्रा में क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल गुड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो सिमंस, कमिंस और एबीबी में जो मूव आया था वो थोड़ा यहाँ पे इंक्लूड हो गया। मेटल्स में रोल ओवर्स पिकअप हुए हैं क्योंकि आप CY25 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहे हैं। IT 66, न्यू एज 66 और कैपिटल गुड्स 66% रोल ओवर। बट अनुज, मैं फिर भी कहूँगा अभी एग्रेशन नहीं है रोल ओवर्स में। रोल ओवर्स के फिगर्स को देखें तो वो एग्रेशन मिसिंग है अनुज, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल, रोल ओवर्स में वो अग्रेसिव एक्शन मिसिंग है। अब ये भी हो सकता है कि एफआईएस भी अपने शॉर्ट्स को ज़्यादा रोल ओवर ना कर रहे हों, ये भी थोड़ा सा देखना होगा। वो इसी सीरीज़ में शायद खपाना चाहते हो अपने रोल ओवर्स को। लेकिन एक दो स्पेसेस हैं जहाँ रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनमें से एक एग्जांपल मैं देता हूँ CDSL का, और एक ऑफकोर्स सोलार का। CDSL में तो ख़ास तौर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, करीब 82% पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं CDSL में। ये CDSL पर अब क्या व्यू बन रहा है गाबा सर? 82-83% रोल ओवर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। CDSL और BC में नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास चार्ट नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी, आप भूल गया था मैं ये बात। मानस, आप बताइए CDSL पर व्यू। तो देखिए अनुज जी, जस्ट अभी मैंने वहां पे रिकमेंडेशन दिया CDSL पे, और उसका रीजन ये है कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देखा है। करीब 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो
और शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो 1555 के मैंने टारगेट मेंशन किए हैं, लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम फ्रॉम मीडियम टर्म का है तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जिस तरह की वीकली चार्ट बन रहे हैं उसके हिसाब से तो 1650 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो पोजिशनली भी अगर आप 2 से 3 हफ्ते होल्ड करें तो हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक स्टॉक 1425 के ऊपर ट्रेड करता रहे। ओके, CDSL डे हाई के आसपास कर रहा है ये ट्रेड, मानस जी की पिक भी है और शानदार रैली इस पूरे स्पेस में ही आपको देखने को मिलेगी। एक और स्टॉक रखिए LIC आज शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट इंट्राडे में देखें 7 से 8% तक की रैली इसमें देखने को मिल गई। रिजल्ट उतने वाव नहीं थे, ब्रोकरेजेस का नज़रिया भी थोड़ा डिवाइडेड था, लेकिन अनुज जी आपके बिग स्टॉक्स में LIC शामिल और आपका नज़रिया बुलिश नज़र आ रहा था। क्या चमका है स्टॉक, प्रमाण है, आंकड़े बता रहे हैं, क्या भापा आपने इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए श्रेया, टेक्नो फंडा अप्रोच से अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो नॉर्मली आप ये चीज़ें सही से भाप पाएंगे। सुबह हमारा एक व्यू क्लियर था LIC पर कि स्टॉक चलेगा और मैं तो चाह रहा था कि हल्का सा गैप डाउन हो जाता और निवेशकों को फ़ायदा हो जाता, लेकिन फिर भी 888 पर खुला। उसके बाद आई थिंक 904 पर हमने इसको रिविज़िट किया था। 904 पर ये बात हुई थी कि इसको अभी भी चेज़ करें और इवन पॉसिबल है कि आज ये शायद सर्किट भी लगा दे। ऑलमोस्ट वहाँ तक गया, 948 तक गया और सर्किट का लेवल 956 957 था मेरे ख्याल से, वहाँ तक गया ऑलमोस्ट, और वहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो इनका आउटलुक स्ट्रॉन्ग था और दूसरा वैल्यूएशन का कंफर्ट था। ये इकलौता इंश्योरेंस स्टॉक था, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक जो नहीं चला था। प्लस कल ये एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आकर बंद हुआ था एग्जैक्टली। तो ये टेक्नो फंडा अप्रोच थी कि यहाँ पर अगर ये स्टॉक चला तो फिर शायद पीछे मुड़कर ना देखे। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ अभी भी काफ़ी जगह है। आई थिंक इसका हाई 1200 था, वहाँ तक तो खैर पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार के लिए स्टॉक 1000-1050 के लेवल तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्केट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। आई थिंक बहुत बार हम कई जो नंबर्स देखते हैं उसमें अब फॉर एग्जांपल कई स्टॉक बहुत हाइस पे, अब जैसे डिवीज़ है, डिवीज़ 2 दिन से नहीं चल रहा है जबकि न्यूज़ वगैरह सब अच्छी है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई है। हो सकता है लोअर लेवल पे वो चल जाए। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट ख़राब लगेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो उस तरीके से पॉजिटिव ढूंढना आना चाहिए आपको। लेकिन हैरानी नहीं है मुझे कि आज ये जो कि आपको बखूबी टॉप आता है। नहीं आज टॉप गेनर्स में ये, इसमें कोई मतलब मुझे हैरानी है नहीं एक्चुअली। चलिए अब एक काम करते हैं, आज हाँ यही आज का हीरो ऑफ द डे है, तो इस पर बातचीत करते हैं और हम मैनेजमेंट की बाइट भी सुनेंगे। लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि मार्केट से LIC को लेकर उन्हें क्या फीडबैक मिला। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और Q4 के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे और इसके अलावा FY26 की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी बाजार को पसंद आ रही है। तो दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से ये काउंटर में आज इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट उनका कहना है कि जो APE ग्रोथ और परसिस्टेंसी है, इसका मतलब जो पॉलिसी रिन्यूअल जो है उसको बढ़ाने पे फोकस रहेगा मैनेजमेंट का। मोतीलाल ओसवाल की यहाँ बाय की रिपोर्ट आई थी 1050 के टारगेट के साथ, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे जाके भी VNB मार्जिन जो है वो बढ़ते हुए आपको नजर पड़ेंगे। नॉन पार कंट्रीब्यूशन से Q4 में आपने देखा कि मार्जिन काफ़ी अच्छे थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रही है मार्जिन को लेकर और धंधा बढ़ाने के हिसाब से। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो उनकी न्यूट्रल की रेटिंग है। हालांकि जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है पॉजिटिव साइड पे, उससे मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आगे जाके भी। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट है उसकी गाइडेंस है कि मीडियम टर्म में यहाँ से भी मार्जिन्स बेहतरीन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और Q4 के नतीजे हैं, वैल्यूएशन इसके लिहाज से भी यहाँ देखने को मिल रहा है आपको एक शानदार तेजी का मोमेंटम। और सुन लेते हैं मैनेजमेंट की भी बाइट, जहाँ उन्होंने क्लियरली ग्रोथ पे फोकस करने की बात CNBC आवाज से की है। करंट ईयर में Q1 का जो प्रीमियम ग्रोथ रेट है वो अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा ग्रोथ रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली ग्रोथ रेट जो है हम लोगों का लक्ष्य रहता है कि डबल डिजिट ग्रोथ मिनिमम हो, उस लक्ष्य में हम काम कर रहे हैं। हम लोगों का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, बट इट इज़ नॉट इंडेमनिटी प्रोडक्ट, इट इज़ फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट। बट हम लोग भी अभी जो है आपको भी मालूम होगा कि हम लोग भी चाहते हैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हमारा भी स्टेक हम खरीदेंगे, सो दैट IRDA का ये जो लाइसेंस आएगा, नया कानून आएगा, वो आए या ना आए, विल बी इन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस जो है एक खरीद के कुछ हिस्सेदारी खरीद के उसमें हम रहेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करेंगे।
अच्छा, इस स्पेस से बहुत बात हुई है LIC पे, एक बार हल्का सा टेक्निकली बात कर लेते हैं, क्योंकि बीच में सेशन के मध्य में लग भी रहा था कि शायद माइट भी 1-2%, 3% रिट्रेस हो जाएगा, बट टुवर्ड्स एंड फिर वही लगभग 7.5-8% ऊपर। आज की इस कैंडल के साथ ये अपने वो जो करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरीज के जोन है उसके नज़दीक जा चुका है। आशीष कयाल जी, मेरे को नज़र आ रहा है चार्ट्स पे, क्लियरली नज़र आ रहा है कि हिस्टोरिकली इसके चार्ट्स में 880 से लेकर 900 के बीच में, 910 के बीच में बहुत सप्लाई रही है। आप देखिए जनवरी 2024 के चार्ट, आप देखिए जनवरी 2025 के चार्ट। क्या LIC एक बड़ा सप्लाई जोन आज या फिर बड़ी सप्लाई एब्जॉर्ब कर चुका है क्या? अगर ये कल के बाद 940, 950 के ऊपर सस्टेन हो तो कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 1000 के ऊपर डिलीवर करे? आपका टेक्निकल व्यू क्या है इस पर? बिल्कुल वीरू, अगर देखिए तो आज का जो कैंडल बना है, बिल्कुल जो रैली शुरू हुई थी, इससे लो बनाया था जो 9 मई को, वो अराउंड 758 के आसपास बनाया था। उसके बाद से जो रैली शुरू हुई उसमें सबसे बड़ी कैंडल है, तो ये गुंजाइश है कि ये थर्ड वेव हो सकता है जिसमें मैक्सिमम मोमेंटम होता है और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 900 का आंकड़ा तो आसानी से आज का जो हाई वो पार कर जाएगा, और ऊपर में जो सप्लाई आ रहा है वो करीबन 1000 के लेवल के आसपास आ रहा है। यहाँ पर गुंजाइश है कि ये 1000 पे जाके एक बार रुकेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, एक वेव फॉर्म में कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देगा जो 1050 तक लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल अंडरटोन जो है वो बुलिश ही रहेगा। यहाँ से ऊपर में 1000 का पहला टारगेट होगा और 1050 का दूसरा टारगेट है, ऐसे मान के चला जा सकता है। और नीचे में जो सपोर्ट है, जो आज की कैंडल का लो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गैप एरिया भी बनता है, तो 889 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार इंडियन बैंक लेकर आइए। सुबह हमने ये ट्रेड डिस्कस की थी राजेश सतपुते जी से, और 600 रुपये पर ये ट्रेड ली गई थी, अब 607 पर। राजेश जी, सुबह ये ट्रेड ली गई शानदार मोमेंटम स्टॉक में, अब यहाँ पर कहाँ तक के टारगेट ओपन हुए हैं? मुझे देखिए, मुझे लगता है कि 600 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलेगी, और सुबह भी यही हमने व्यू रखा था कि ये 615 620 तक जाएगा, और अभी भी लगता है ये 615 620 तक जाएगा। तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो इंटैक्ट है। बस हमें स्टॉप लॉस जो सुबह हमने रखा था करीबन 595 का, उसे अभी ट्रेल करना है, और जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा 600 का। ओके, चलिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, 595 से 600 पे ले आइए। अब बात करते हैं आज के दूसरे बड़े स्टॉक की LIC के अलावा, वो है ITC, जहां आज 13,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपना स्टेक बेचा है। ब्लॉक डील के बाद शेयर पर क्या नज़रिया बन रहा है, यतिन से समझते हैं। यतिन बताइए। क्लियरली यहाँ एक बड़ी ब्लॉक डील आपने सुबह देखी, लगभग $1.5 बिलियन यानी 13,500 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नजर पड़ा। हमारी जानकारी के हिसाब से ब्रिटिश अमेरिकन टबैको यानी बैट, जो कि ITC का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उन्होंने लगभग 413-415 की रेंज में यहाँ ब्लॉक डील की है, और कुल मिला के लगभग 30 करोड़ शेयर के आसपास का यहाँ ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नजर पड़ा है। ऑब्वियसली अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो आज स्टॉक एक्स डिविडेंड हुआ है, तो ऐसे देखेंगे तो येस्टरडे के क्लोज से केवल 1.5% ही काउंटर नीचे है, इतने बड़े ब्लॉक होने के बावजूद। और कहीं ना कहीं क्योंकि बैट, जो कि एक बड़ा सिंगल शेयर होल्डर था जिसके पास 25% से थोड़ी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, इनके स्टेक बेचने के बाद दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी में इनका वेटेज ऊपर होगा। ITC का जो वेटेज है निफ्टी में लगभग 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ेगा, जिसके कारण लगभग 450 करोड़ से थोड़े ज़्यादा की खरीदारी मुमकिन है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो यहाँ भी वेटेज 7 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, और जब रीबैलेंसिंग होगी अगले मंथ, तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन है कि 150 करोड़ की बाइंग वहाँ भी आएगी। तो कुल मिला के 600 करोड़ की बाइंग इंडेक्स में फ्लोट बढ़ने से आपको ITC में आती हुई नजर पड़ेगी, और शायद इसीलिए लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी काउंटर ने दिखाई है। बिल्कुल, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है ITC। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। गौरांग जी, इस ब्लॉक डील के बाद आपका व्यू चेंज हुआ है कि ITC को लेकर आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस काउंटर को? श्रेया जी, देखिए, ब्लॉक डील के होने से कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात है, एक बड़े निवेशक से हाथ बदल करके दूसरे बड़े निवेशक के पास हिस्सेदारी गई है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रहे ITC पर, और अच्छी बात यह है कि ब्लॉक डील होने के बाद ये शेयर 420-421 के आसपास अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आया सुबह जब से ये डील हुई है। तो ठीक है, ये डील हो गई है, अब कोई और यहाँ पर अलोकेशन होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा।
लेकिन एफएमसीजी क्षेत्र अच्छा लगता है और अच्छे बारिश के मौसम को लेकर के भी एफएमसीजी क्षेत्र जो है वो आपको आने वाले समय में स्पॉटलाइट या चर्चा में होता हुआ नजर आएगा श्रेया जी। ये बात आईटीसी की एट 421 रिवर्सल कल ही आ गया था खैर इसमें, लेकिन एक बार लेके आइए, मतलब कल मुझे मॉर्निंग में शॉक था जब मार्केट कोलैप्स हुआ था। 9:15 से लेके लगभग 10:15 के प्राइस डैमेज में सबसे बड़ा डेंट पड़ा था सीमेंट स्पेस में। अल्ट्राटेक, ग्रेसिम, एसीसी, अंबुजा, शिव सीमेंट सबसे बड़ी शॉर्ट कैरी करके गया था। मेरे ख्याल से कल इसी मंच पे सुबह सुबह एक सेल कॉल आया था इन अल्ट्राटेक क्लोजर टू आई थिंक 11,438, फिर हमने पुट्स भी कैरी करी, सारे के सारे डील ऊपर। ये एक बार जरा प्लीज़ इनके जरा ओआई भी रखिएगा जून के, थोड़ा सा इसको भी सेंस करते हैं। विकास जी, हमारे इस पैनल पे भी बहुत सारे शॉर्ट कॉल गए थे, अभी ये शॉर्ट कवर करने चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी तो पेन शुरू हुआ है? फॉर इंस्टेंस अल्ट्राटेक सीमेंट कल सुबह सुबह टूटा 50, क्लोजिंग बेसिस पे टूटा 100, इसका 200 अलाइंड है करीब करीब 11,200 पे। आपको लग रहा है वहां तक का पेन आएगा अभी यहाँ पर? जी, अगर सीमेंट सेक्टर की बात करूँ तो अल्ट्राटेक अभी भी वीकनेस यहाँ पे देखने मिल रही है। 11,300 के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से वापस एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। अगर एक क्लोजिंग बेसिस 300 के नीचे बंद होता है तो 11,000 के आसपास की एक रेंज यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। तो जो शॉर्ट पोजीशन है अभी भी होल्ड करके जा सकते हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता है यहाँ से एकदम से इमीडिएटली कुछ पुल बैक देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस अभी भी कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है अल्ट्राटेक से। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अभी आपको शॉर्ट करने के रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट वीक लग रहा है चार्ट और वीकनेस बढ़ भी सकती है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। देखिए शेयर बाजार की तेजी के बावजूद आप देखें तो रिटेल निवेशक अपने पोर्टफोलियो के शेयर बेच रहे हैं। मार्च से लगातार तीसरा महीना जब रिटेल निवेशकों ने पैसा निकाला है, क्या बाजार से रिटेल निवेशक डर गए? सवाल ये बड़ा है। और पैसा निकाल कर जा कहाँ रहा है? इस सारी डिटेल को समझते हैं कंचन नौटियाल के साथ। बताइए कंचन, क्या है खबर, आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल फंड ही सही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डेटा बोल रहा है। तो आइए एक बार डेटा पे भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके का डेटा यहाँ से हमें निकल के सामने आया है। इस टाइम पे देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं अच्छी खासी अपने पोर्टफोलियो को सेव करने की। लगातार ये तीसरा महीना है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें लगातार जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। इन क्यूमुलेटिव अगर हम बात तो यहाँ पे करीब करीब 25,000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो बेचे गए हैं। इससे पहले का हमने ट्रेंड देखा था सितंबर से लेके जनवरी तक, फरवरी तक, तो वहां पे लगातार हमें खरीदारी होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन पिछले 3 महीने से एक हमें डायरेक्टली रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। एक बार डेटा सामने लेके आते हैं, देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो नंबर्स पे किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर देखिए जनवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 14,000 करोड़ की बाइंग हुई थी, फरवरी में 11,000 करोड़ की। मार्च से आप देखिए ये जो ट्रेंड है बिल्कुल रिवर्स हो गया है। मार्च में यहाँ पे करीबन 16,000 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली हुई है। उसके बाद अप्रैल में 2,000 और मई में अगर देखा जाए तो 7,000 करोड़ की यहाँ पे हमें बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। अब बिकवाली तो हुई है, लेकिन बाजार संभाला किसने है? बाजार संभाला है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने, क्योंकि जो लोग हैं वो अपना पैसा इस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स पे जो इन्फ्यूज करना सही समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी के लिए। मार्च से अगर देखें और मई की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 85,000 करोड़ की खरीदारी की गई है म्यूचुअल फंड और साथ में जो एफआईज है उनके द्वारा। यही नहीं बल्कि अच्छा खासा जो पैसा है वो हमें एसआईपी के थ्रू भी बाजार के अंदर इन्फ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा आपके सामने रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड ने मार्च में की थी करीबन 13,500 करोड़ की खरीदारी। वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दिया था। और यही ट्रेंड आप देखिए म्यूचुअल फंड्स का 13,000 से 18,000 और 18,000 से 24,000 तक हमें मई में आता हुआ दिखाई दिया। और इसी तरीके का आपको डेटा भी यहाँ पे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। अब एनालिस्ट से हमने बात की, उसके बाद समझा कि जो ये हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है आखिरकार मिल क्यों रहा है। उनका कहना है कि बाजार में देखिए हमने अच्छी खासी अभी रिसेंटली रैली देखी। अब रैली तो आ गई है, लेकिन लोग इस टाइम पे पेपर प्रॉफिट बुकिंग की जगह इस टाइम पे रियल प्रॉफिट बुक करना सही समझ रहे हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा सेफ रख सके। मिड कैप में अच्छे खासे हमें नंबर्स देखने को मिले, स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली आई, इसलिए मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और लोग इस टाइम पे रिस्की इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और यही नहीं बल्कि एसआईपी के थ्रू बाजार में पैसा जो लगाना है वो सही समझ रहे हैं। इसके वजह से हमने देखा था कि जो एसआईपी का नंबर आया था वो भी काफी शानदार हमें देखने को मिला था। तो इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल शुक्रिया कंचन इस अच्छी रिसर्च के लिए। तो फिलहाल ये एक अपडेट आपके सामने। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार रखिए स्क्रीन पर लार्सन एंड ट्यूब्रो डी हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बाजार में थोड़ी कमजोरी है लेकिन आधा फीसदी करीब ये तेज होकर 3650 के लेवल पर कर रहा है कारोबार लार्सन एंड ट्यूब्रो। और ये जो स्टॉक है ये अपने डिफेंस स्पेस पे और काम करेगी और रैंप अप करेगी, इसको $1 बिलियन बिजनेस बनाने का फोकस है जिस तरीके से सरकार डिफेंस को लेकर अग्रसर है। गौरांग जी, लार्सन एंड ट्यूब्रो कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? श्रेया जी, अगर आप हमें पूछे तो मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से हमने एलएनटी पर खरीदारी की राय दी है और निरंतर जो नए कारोबार को लेकर के उत्साहित है मैनेजमेंट, खास करके जो अभी आप बात कर रहे थे रक्षा क्षेत्र को लेकर के, तो ये कंपनी एलएनटी भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा काम करती है और उसके साथ साथ बाकी अन्य जो असला बारूद की जरूरत पड़ती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, उसका वो सेवाएं भी मुहैया कराती है हमारे सुरक्षा बलों को। 4000 के पार के लक्ष्यांक है और अगर आने वाले समय में जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी है रक्षा क्षेत्र के कारोबार को लेकर के, वो अगर वास्तविकता में जमीनी स्तर पर ऑर्डर आए और जमीनी स्तर पर काम किया तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ और भी परिवर्तित करेंगे। एलएनटी पे बात 3650 पे आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच गौरांग जी का यहाँ पर। अच्छा, अब बहुत सारे सेक्टर्स को हमने छेड़ा कुछ देर पहले, सीमेंट हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, आईटीसी की बात हुई थी कुछ देर पहले। अब आइए जरा आप एक वो स्पेस जो शॉर्ट कवरिंग के सहारे रोज़ अपना ऊपर का सफ़र तय कर रहा है। राजेश जी, आपने एक एस्ट्रल में पुल बैक खेला और इनफैक्ट इस पैनल में बहुत लोगों ने एस्ट्रल में पुल बैक खेला। एस्ट्रल की जर्नी हमने मेरे ख्याल से 1390 से ऑलमोस्ट 1550 तक की तय करी। एक बार पॉलीकैप को लेके आइएगा। पॉलीकैप की आज की कैंडल डायरेक्टर साहब प्लीज़ पॉलीकैप का रोल ओवर भी रखिएगा और पॉलीकैप का सस्टेन होना अबव 200 डे। पूरी की पूरी मई की सीरीज में इसने कोई एक्शन नहीं दिखाया, रादर दिस इज कॉल्ड अ कंसोलिडेशन अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 60% रोल ओवर पे अगर आप देखें ठीक ठाक हो रहे हैं क्योंकि कैंडल्स इस पूरे महीने सही रही हैं। आपका सेंस क्या कह रहा है? क्या किसी बड़े मूव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टॉक अपने आप को? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप दो चीजें देखें, पॉलीकैप का डेली चार्ट जहाँ पे आपको एक क्लस्टर दिखता है करीबन 6000 5950 6000 इस रेंज में, जहाँ पे आप कह सकते हैं मूविंग एवरेजेस आते हैं, तो इट्स अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट। एट द सेम टाइम अगर आप वीकली चार्ट देखो तो 50 वीक्स मूविंग एवरेज बनता है करीबन 5910 का। तो इतना तो क्लैरिटी मिल रहा है कि 5900 से लेके 6000 ये इसका क्लस्टर बन रहा है। अगर इस क्लस्टर को ये रिस्पेक्ट करता है तो अगले सीरीज इसका टारगेट क्या होगा? इन दैट केस मुझे लगता है अगले सीरीज ये टारगेट अनफोल्ड कर रहा है करीबन 6400 से 6500। तो 400-500 पॉइंट का मूव पॉलीकैप में आता है और जनरली हमने देखा ये हाई बीटा है, चलने लगता है तो जल्दी चलता है। तो इसलिए पॉलीकैप 5900 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव रखे। रही बात प्योरली स्विंग ट्रेडिंग की यानी आज के हिसाब से, तो मुझे लगता है एक टारगेट यहाँ पे आ रहा है करीबन 6110 से लेके 6140 का। अगर हम सही ठहरे तो प्रोबेबली ये स्विंग अभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है। स्टॉप लॉस होगा 6010 का। ओके, चलिए तो ये बात होगी पॉलीकैप पर। कल आज सुबह भी हमने बात की पॉलीकैप की, केईआई की भी बात की थी। इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव आपको आता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ मिनटों में। पिछले कुछ मिनटों में एक बहुत शानदार मूव आपको दिखाई देगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में। एक बार HPCL, BPCL और IOC लेकर आइए। तीनों के तीनों इस समय डे हाई पर। ख़ासतौर से BPCL में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम। आज ओपेक प्लस की मीटिंग भी है, वो क्रूड से रिलेटेड है। पर क्रूड का चार्ट देखें क्या, कहीं ये क्रूड से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। 64.17 पर है, नहीं कुछ बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है अभी तक तो क्रूड में, लेकिन यहाँ मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन रहा है HPCL, BPCL और IOC तीनों में। इस पर क्या भी होगा आपका आशीष कयाल जी? अगर आप चार्ट देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर हम चार्ट पे IOC देखें, IOC करीबन आज इतना मूव नहीं दिया है, लेकिन IOC एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है अगर आप 20 DMA लगाए तो 20 DMA से काफी बार बाउंस बैक हुआ है और अभी जो रिसेंट आज के दिन भी जो लो बना था वो 20 DMA के आसपास ही बना और वहीं से बाउंस हो रहा है। इसका जो अपर बॉलिंग का बैंड आता है डेली चार्ट पे वो करीबन आता है 148 के आसपास, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए से गुंजाइश है, हम 148 तक जा सकते हैं। और प्रीवियस जो कैंडल का हाई बना था वो 149.50 बना था, तो 149.50 का दूसरा पड़ाव हो सकता है, देखा जा सकता है। और नीचे में जो सपोर्ट है
वो अराउंड 141 का है। तो ओवरऑल रुझान मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए 149.50 के टारगेट के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय आईओसी पर व्यू। गौरांग, आप कब क्या व्यू होगा फंडामेंटली ऑल मार्केटिंग कंपनीज पर? तो अनुज भाई, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पसंद आते हैं हमें, और मैं मानता हूं कि कच्चे तेल के दाम यहां से बहुत ही सीमित मात्रा में ऊपर तरफ जाएंगे। नीचे आने की गुंजाइश बहुत बड़ी है कच्चे तेल के दाम। ओएमसीज, हाँ, चार्ट के लिए अगर आप देखें ओएमसीज अच्छे प्लेस्ड हैं। एचपीसीएल मोर स्पेशली लगभग साल भर की स्लोपिंग डाउनवर्ड चल को इसने कल बाइसेक्ट किया था, अच्छा मूव देते हुए। बट एक स्टॉक मैं पीएसयू बैंक से शुरुआत की थी अपने आज के सुबह के 2 बजे के स्टॉक्स की, बट आप पीएसयूज में बिल्कुल डिफरेंट करके रख सकते हैं एक स्टॉक को, और वो है यूनियन बैंक। इवन जब कैनरा बैंक भी फ्लैट था, कैनरा बैंक की अर्निंग्स अभी नहीं आई थी, यूनियन बैंक ने मूव जनरेट किया था 128 से, रोल ओवर रखिएगा प्लीज़ 143। और मैं आपको बताऊं, ये यूनियन बैंक ने 3 कंसेक्यूटिव वीक सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी इन एंटायर बैंकिंग स्पेस। ये मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? यूनियन बैंक, आप जरा इसके रोल ओवर देखिए 75%। निफ्टी बैंक का रोल ओवर 55% वर्सन डिफरेंशियल ऑफ यूनियन बैंक 20% का डिफरेंशियल है, यानी अच्छे लॉन्ग रोल ओवर्स। यूनियन बैंक में आपका जून का प्रोजेक्शन क्या कहता है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस तरह के पैटर्न कैनरा बैंक के हैं, उसी तरह के पैटर्न यूनियन बैंक के हैं। आज क्योंकि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आप करीब करीब 155 के टारगेट सेट कर सकते हैं। और जून मंथ में अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो, तो मेरे ख्याल से तो 145 वाला कॉल ऑप्शन यूनियन बैंक का, जो ₹5.35 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ₹4 के नीचे लगाना है, लेकिन अगर आप पूरे मंथ का व्यू लीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको 10 से ₹12 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाए। यूनियन बैंक पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी डी हाई के आसपास कर रहा है कारोबार, क्योंकि हम बैंक से डिस्कस कर रहे हैं पीसीयूज, लेकिन प्राइवेट बैंक का एक स्टॉक देखें आप, आईसीआईसीआई बैंक डी हाई के आसपास करता हुआ नजर आएगा। कारोबार लगभग 0.25% की तेजी आईसीआईसीआई बैंक में, और इसने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। आप देखें तो लगभग 13.5% का अच्छा रिटर्न, और रिजल्ट भी अच्छे रहे थे। विकास जी, चार्ट्स पे आईसीआईसीआई बैंक कैसे प्लेस्ड, क्या लग रहा है यहाँ से, क्या स्ट्रैटेजी अपनाए निवेशक? जी हाँ, देखो पूरे मंथ अगर देखोगे तो मेरे सीरीज में आईसीआईसीआई बैंक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिला था। एक फ्लैट ट्रेडिंग यहाँ पे पूरे मंथ में देखने मिली है। ऊपर में जो इसमें ब्रेकआउट जो है वो 1460 के ऊपर है, अभी फिलहाल उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी वो कंफर्मेशन नहीं आया। अगर 1460 के ऊपर अगर निकलता है आईसीआईसीआई बैंक, तो मुझे लगता है यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा वो है 1490-1500 के आसपास के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिल सकते हैं। नीचे में अभी भी देखने मिल रहा है कि नीचे में जो 1440 है, वहां पे एक बेस बना चुका है, तो इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था 20 रुपए में। जैसे ये 60 के ऊपर निकलेगा तो 1500 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप आईसीआईसीआई बैंक में अपनाइए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बाजार की अब नजर आने वाले नतीजों पर है। निफ्टी में कल बजाज ऑटो के नतीजे आएंगे। वायदा की बात करें तो संवर्धना मदरसन के समेत 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, पहले बजाज ऑटो का क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नतीजे? जी, अगर बजाज ऑटो के चौथी तिमाही के नंबर्स देखे जाए तो नंबर्स हमें स्टेडी ही देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइम पे बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि 3 से 4% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। पैट की बात करी जाए तो 2.5 से 3% का इजाफा यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स हैं, एबिटा है और साथ में जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स तो हालांकि हमें फ्लैटर साइड में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन एबिटा में 3 से 4% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 3% बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसको सपोर्ट मिलेगा 3% वॉल्यूम ग्रोथ 2 व्हीलर से और 5% वॉल्यूम ग्रोथ इनके 3 व्हीलर सेगमेंट से। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। साल दर साल 19% का इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है, और यही एक्सपोर्ट की ग्रोथ ओवरऑल जो रेवेन्यू है कंपनी का उसको सपोर्ट करेगी। बिकॉज इस टाइम पे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहां पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो एक्सपोर्ट्स की वजह से जो रेवेन्यू है यहाँ पे हमें अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। एवरेज सेलिंग प्राइस में भी हमें क्वार्टर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में करीबन 3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। जो करेंसी है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है और साथ में जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको। मार्जिन हमें स्टेबल देखने को मिलेंगे। फोकस आपका कहाँ रहेगा वो जान लेते हैं। डिमांड आउटलुक पे मैनेजमेंट किस तरीके का जवाब देती है और साथ में डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट का इस टाइम पे किस तरीके का सिनेरियो है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई बजाज ऑटो के नंबर्स की। वायदा के संवर्धना मदरसन भी अपने जो नंबर्स है कल प्रेजेंट करने वाली है। यहाँ पे अगर कंपनी का देखिए रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू में करीब करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ग्रोथ क्यों देखने को मिलेगी पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा हेल्दी है। साथ ही साथ कंपनी ने अभी रिसेंटली काफी सारे एक्विजिशन करे हैं, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में आता हुआ दिखाई देगा। और जो इंडिया का बिजनेस है और उनका जो यूरोप का भी बिजनेस है वहां पे भी जो मोमेंटम बना हुआ है स्टेडी साइड में बना हुआ है। इसके अलावा मार्जिन कंपनी के आपको फ्लैटर साइड में देखने को मिलेंगे बिकॉज अभी जो हमने इनका कंपनी का न्यू बिजनेस देखा है तो उसके रैंप अप में थोड़ा सा स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्रेशर है वो कंपनी के मार्जिन्स को थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है और एक्विजिशन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस टाइम पे फोकस एरिया की बात करी जाए तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री का आउटलुक है उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कहता है और साथ में कंटेंट पर व्हीकल पे मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। ओके चलिए, ये समय पर कंचन शुक्रिया। ये कुछ आपके लिए अर्निंग्स प्रीव्यू। चंदन भी जुड़े हैं इस पैनल में, एक बार उनसे एक ट्रेड लेते हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड। बिल्कुल अनुज जी, देखिए मैं फोकस करूंगा यहाँ पे यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक काफी पॉजिटिव सेटअप है और इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी हायर बेस बनाए हुए हैं। 7-8 दिन पहले एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद में आज वापस मोमेंटम बिल्ट हो रहा है। तो 140 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। 149 तक के टारगेट यूनियन बैंक में बनने चाहिए। यूनियन बैंक में अच्छे टारगेट बनने चाहिए। मीनवाइल बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आप, वो नंबर्स के बाद जो स्टॉक गिरा था बुरी तरीके से 250 से 220 एक ही कैंडल में आया था, धीरे धीरे वापस उन लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ अभी भी उस लेवल के नीचे ही है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ठीक ठाक का पिछले कुछ दिनों में। चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले मानस जी के पास चलेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे। फिर चलेंगे राजेश सतपुते जी के पास एक एफएनओ सुपरस्टार के लिए। उसके बाद आशीष कयाल जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह जी के पास चलेंगे। तो ये कुल मिलाकर कुछ ट्रेड्स। मीनवाइल हॉकिंस कुकर के नंबर्स आ रहे हैं, कुछ खास नहीं लग रहे हैं हॉकिंस कुकर के नंबर। लोग शायद बाहर से खाना मंगा रहे हैं आजकल घर पे बनाने के बजाय, थोड़ा सा नंबर्स फीके लगे। वैसे ये स्टॉक ने काफ़ी पिछले 10 साल में अच्छा किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पर। स्टॉक है क्या ये हॉकिंस कुकर का? एक बार दिखाइए ज़रा हॉकिंस कुकर। वॉल्यूम बहुत कम होते हैं इसमें अब ऑब्वियसली। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन के 780 के जून मंथ के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न देखें तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन का 780 का कॉल ऑप्शन 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसको करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 40 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, कॉनकोर का 780 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। अच्छा वीरू, एक चीज़ नोटिस करी आपने आज माइनस के लुक में वर्सेस मॉर्निंग का लुक? मैं थोड़ा सा यही बोल रहा था, थोड़ा आज सुबह आशीष ने शायद कॉन्शियस कर दिया मानस को। क्यों मानस, ऐसा है क्या? वो आपकी वो ग्रीन फ्लोरोसेंट टाई को लेकर शायद वो टाई गायब हो गई। एक्चुअली शो ज्वाइन करने के पहले बिल्कुल मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने टाई यूज की। वो आदमी अनुज खाना वाना खा के ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो 2 बजे जरा फुर्सत के मॉल में बैठे होंगे ना एमजे, हो सकता है। या फिर ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरे टाई की रंगत मार्केट से ऑपोजिट ना हो जाए। तो ठीक है। चलिए एक ट्रेड हो गया यहाँ पर मानस जी का। अब चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज का ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं प्रेस्टीज को चुनूंगा। मुझे लगता है प्रेस्टीज में एक अच्छा मूव मिला था, उसके बाद ये कूल ऑफ हो रहा है। तो थोड़ा हाई बीटा स्टॉक्स सो दैट थोड़ा मोमेंटम मिले बाजार में, थोड़ा ट्रेड अच्छा मिले, इसलिए प्रेस्टीज को चुना है। पोस्ट करेक्शन यहाँ पे बाय करना चाहिए, इंट्राडे करेक्शन। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 1440 का स्टॉप लॉस रखे बाय करे प्रेस्टीज। इंट्राडे स्विंग का टारगेट बनेगा 1480 से लेके 1500। ओके, प्रेस्टीज एफएनओ सुपरस्टार के लिए ये पिक राजेश जी की। आशीष कयाल जी आप बताइए, आप क्या पिक करें 4 के चमत्कार के लिए?
देखिए आज का जो चमत्कार है वो पीएसयू बैंक्स में है और कैनरा बैंक क्लियरली एक बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म यहाँ से और कर सकता है। तो कैनरा बैंक पे बाई की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 116 रुपया 50 पैसे के आसपास, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 107 का। ओके, अब चलते हैं गौरांग जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। इंजीनियरिंग क्षेत्र से का ऑडियो में दिक्कत आ रही है, गौरांग जी को सुन नहीं पा रहे हैं। गौरांग जी से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और मिड कैप फंडा उनका लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर फिर से आज थोड़ा डेंट आज जो स्पेस में पड़ा है हम डिस्कस भी कर रहे थे। एफएमसीजी स्पेस आप रखिए स्क्रीन पर, 1.5% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ा कंट्रीब्यूटर आईटीसी दिखेगा, इसके अलावा नेस्ले आपको देखने को मिलेगा। नेस्ले इंडिया में बड़ी गिरावट, लेकिन मंडे इसमें अच्छी तेजी थी, उसके बाद से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। गाबा सर, एफएमसीजी स्पेस को ट्रैक करते हैं आप, नेस्ले इंडिया कैसे प्लेस्ड है अभी फिलहाल चार्ट्स पर? जिनके पास नहीं है क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है, और जिनके पास है वो क्या करे अभी? ये बस है तो वो होल्ड करे, लेकिन जिसको खरीदना है तो मेरे ख्याल थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा 3 दिन पहले शायद एक बाय सिग्नल आया था नेस्ले इंडिया में। अब थोड़ी वीकनेस है, शायद लो लेवल देखने को मिल सकता है 2350 या 2400 के आसपास। मेरे ख्याल से 2350 एक सही जगह रहेगी वहां पर ऐड करने की, या किसके पास है तो, नहीं है तो वहां पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि साइडवेज जोन पर है नेस्ले इंडिया। ओके, नेस्ले इंडिया ये इस समय थोड़ा सा साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ। गौरांग से संपर्क हुआ क्या साबित? दोबारा बताइए जरा। ओके गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा। मिड कैप फंडा केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की एक मझौली कंपनी, बुनियादी दर के आधार पर करीबन 1000 रुपए के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये विचारधारा लंबी अवधि की है। ओके, केस इंटरनेशनल मूव अच्छा है, इसमें टुवर्ड्स स्टे हाई रेट कर रहा है, तो मतलब आज की जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें से एक है। निफ्टी क्या है, जब निगाहें उठा के देखता हूँ कुछ तो अंतर आया होगा। नहीं जनाब, 27,784 नहीं 24,784 वहीं का वहीं अटका हुआ है, और बैंक निफ्टी 55,458 पे वहीं कमाई। जो सबसे अच्छे मूव्स हैं इस कार्यक्रम में वो अब तक CDSL में आए हैं, वो आए हैं BHEL में, और साथ ही साथ PSU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इनमें अच्छे मूव आए हैं। पॉलीकैब का जिक्र हुआ था, वो अच्छा चला। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड्स को एक बार फिर से, इससे पहले कि हम बिग मार्केट वॉइसेस पे जाएं, थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। कॉनकॉर बस एक ऐसा स्टॉक है जो कि के मूव को होल्ड करता हुआ, कंटिन्यू करता हुआ। लेट्स ब्रिंग कंटेनर कॉर, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, एक बड़ी अवधि के बाद कॉनकॉर जो है अब सितंबर 2024 के बाद पहली बार 200 EMA के ऊपर, हालांकि ये मानस की कॉल्स पे शामिल है तो रिपीट नहीं करूंगा, बट क्या गजब का मूव आया। और एक लास्ट स्टॉक और मेंशन कर दूं, दैट्स लॉरस लैब। लॉरस लैब में मोमेंटम चल रहा है और 610 पे, ऑल्दो डे हाई से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट आशीष आपका व्यू क्या है? आई मीन एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, एक क्लीनर क्लोज, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ 20 EMA के ऊपर, कैसे अप्रोच करेंगे आप शॉर्ट टर्म में इसको? देखिए जो लॉरस लैब है, ओवरऑल रुझान फिलहाल पॉजिटिव बन सकता है। ये काफी समय से एक सीमित दायरे में, वीडियो अगर देखें तो 3 जनवरी को जो इसका लेवल चल रहा था आज भी वो वही लेवल पे, तो कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा किया है इसने। मोमेंटम अभी फिलहाल बना नहीं है। अगर अपर बैंड में देखो करीबन 620 के आसपास बॉलिंगर बैंड आ रहा है वहां पर। ये 620 का अगर आंकड़ा पे ब्रेकआउट करता है, इसने फिलहाल 6 महीने से किया नहीं है, और अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो सकता है इस स्टॉक में, करीबन 650-675 लेवल्स के लिए भी। नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है इसका 20 DMA के नीचे अगर सपोर्ट रखे तो अराउंड 599 है, तो सपोर्ट बहुत पास में है। स्टॉप लॉस अच्छा है, रिस्क छोटा है, और रिवॉर्ड मिलने की गुंजाइश काफी अच्छी है, तो 650 के टारगेट के लिए लॉरस लैब को देखा जा सकता है। ओके, लॉरस लैब्स पर फोकस किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। समय से पहले मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत ज़रूर दी है, लेकिन पावर कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, बारिश के चलते एक तरफ पावर की डिमांड घटी है तो पावर जनरेशन में उछाल से ओवर सप्लाई की स्थिति बनी हुई है। सवाल यह है कि इसका कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ये पूरी तस्वीर समझते हैं मिताली जैन से। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। तो डिमांड काफ़ी कम नज़र आ रही है पावर सेक्टर में, लेकिन सप्लाई की बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी तो वहाँ पे काफ़ी ओवर सप्लाई देखने को मिल रही है, जिस वजह से 25 मई को जो स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वो ज़ीरो होता हुआ नज़र आया। अर्ली मानसून के कारण जो पावर की डिमांड है उसमें थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन पावर जनरेशन जो है वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। पावर सेक्टर के वैल्यूएशन में भी काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। दो सेक्टर्स, ये जो पावर सेक्टर है ये दो इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई होता है, यूटिलिटी पावर और पावर फोकस्ड कैपिटल गुड कंपनीज। तो यूटिलिटी पावर शेयर्स जो है वो अपने 52 वीक हाई से करेक्ट होते हुए नजर आए, जबकि पावर इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी महंगे लग रहे हैं। पहले हम पावर इक्विपमेंट स्पेस में वैल्यूएशंस की बात करें तो सीजी पावर, इसका जो हाईएस्ट प्राइस टू बुक रेशियो था वो 34.7 था, लेकिन अभी देखेंगे 21.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। साथ ही सुजलॉन एनर्जी, एबीबी इंडिया, सीमेंस, वारी एनर्जी, सब में आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई नजर आ रही है कंपेयर टू देयर 52 वीक हाईएस्ट पीबी रेशियोज। इसके बाद हम बात करें यूटिलिटी कंपनीज की तो वहाँ पे वैल्यूएशंस रिलेटिवली थोड़े सस्ते नजर आ रहे हैं। लिस्ट में टोरेंट पावर शामिल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अदानी पावर, पावर ग्रिड। 2 से 3 या 4 टाइम्स का प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे हमें इन कंपनीज में देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेजेस की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी पावर सेक्टर पे जो उनका नजरिया है वो थोड़ा कॉशियस ही दिखाया है। उनका मानना है कि अर्निंग्स और ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशंस अभी सही नहीं है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में थोड़ी कैपेसिटी जुड़ने की यहाँ पे अनुमान है, लेकिन इसका असर कंपनीज के रिजल्ट पर धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा। ओके, शुक्रिया मिताली पावर स्पेस पे अपनी जानकारी रखने के लिए। गौरांग जी, स्पेस में जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं एनर्जीज को लेकर, वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, अग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है। इस स्पेस में आप कैसे अप्रोच करें स्पेस को? पावर उपकरण के प्रति आपका रुझान ज़्यादा रहेगा या यूटिलिटी पावर कंपनीज की तरफ? श्रेया जी, देखिए, हमारी सोच और विचारधारा अगर आप ऊर्जा क्षेत्र के ब्रह्मांड में देखना चाहेंगे तो हमारा समीकरण जो है वो ऊर्जा उत्पादन कंपनियों में भी होना चाहिए, ऊर्जा वितरीकरण में भी होना चाहिए और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर अगर 2-3 नाम ऊर्जा उत्पादन में लेना हो तो टाटा पावर, एनटीपीसी और टोरेंट पावर। ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड करीबन 70% जो है पावर ग्रिड पूरे भारतवर्ष में वितरीकरण करती है ऊर्जा की। और पावर इक्विपमेंट में अभी मैंने जो एक कंपनी का नाम लिया मिड कैप फंडा में, केईसी इंटरनेशनल, 4 विभिन्न कारोबार है केईसी इंटरनेशनल में, उसमें से एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट सप्लाईज। तो ये पूरा समीकरण है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। ओके, चलिए, पूरे समीकरण पर आपको नज़र रखनी है। मीनवाइल कॉनकोर का चार्ट लेकर आइए एक बार वापस। और मानस ने ट्रेड दी थी ये सस्ता ऑप्शन में, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले से हम इस स्टॉक की वैसे ही बात कर रहे थे। एक कस्प ऑफ ब्रेकआउट ये स्टॉक था और आज जब ये 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, अभी भी काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, लेकिन इसका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का था एक हफ्ते पहले। यहाँ पर मूव अच्छे हैं। मानस, इसमें कहाँ तक के टारगेट है आपकी? ये तो खैर सस्ता ऑप्शन का ट्रेड था, लेकिन इसके अलावा और क्या आपको टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में? तो देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 820, 825 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन अगर थोड़ा समय दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो पूरा क्रैक हमने 1150 से देखा था उसको 50% तक करेक्ट कर सकता है। तो उस केस में 900 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। 900 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर ओपन हुए हैं कॉनकोर। बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर। गौरांग जी, काफ़ी समय से फॉरगॉटन स्टॉक था ये, अभी थोड़ा रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम लौट रहा है, कोई व्यू बनेगा इस पर? अनुज भाई, हमारी राय थी यहाँ पर, लेकिन दिक्कत ये आई है कि जो विनिवेश की बात करी थी, जो चर्चा लैंड बैंक पार्सल्स और मोनेटाइज की बात करी थी, उसके पश्चात कुछ हुआ नहीं। और जब ये मोनेटाइजेशन की बात हुई थी और डाइवेस्टमेंट की बात आई थी कंटेनर कॉर्प को लेकर के, तो हमने जो लक्ष्यांक निर्धारित किए थे वो आ चुके थे। उसके बाद हमने फिर से कोई विचार इस कंपनी के ऊपर नहीं रखा है। आज बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है इसमें, लेकिन शानदार मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ स्टॉक कल के हाई को भी क्रॉस कर रहा है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ आज इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या इस समय जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है और जो एफआई का वापस बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, मैं 22,000 से या 22,500 से ही
बिल्कुल क्लियर हूँ कि हम एक नए बुल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और ये जो एफआई का बिहेवियर है सर, ये आता जाता रहेगा, बट हमें ये देखना है कि पिछले कुछ 6-8 महीनों में जो रिलेटिव चेंजेस मार्केट में हुए हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। और एक हमें ऐसा लगता है कि अगले बुल रन की टिल 30,000 निफ्टी, मैंने पहले भी मेंशन किया था, हमें लगता है कि नींव रखी जा चुकी है। जो पीछे ट्रम्प और इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो केओस और कंफ्यूजन हुआ, उस कारण आई थिंक जो नींव एक बैड न्यूज में रखी जानी चाहिए, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये हमें लगता है रखी जा चुकी है। और अगले 1-1.5 साल इंडिया के लिए आई थिंक एक सिप और बाय ऑन डिप मार्केट ही रहने वाला है। अच्छा, अनुरुद्ध जी का विजन इतना क्लियर हो गया है, मतलब 22,500 से क्या चश्मा निकाल के फेंक दिया है। सही कह रहा हूँ अनुरुद्ध जी? जी सर। है ये नजरें ठीक हो गई है या वाकई क्या है, या कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रही है? नहीं सर, वो बड़ा कम चश्मा है मेरा, मतलब 0.75 ये तो कभी लगा लेते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है ऐसा भी आपका, अगर आप देखें तो आउटपुट। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ए बुल रन, और इनफैक्ट इन बुल रन दो चीज़ों के बिना कभी भी आप बुल रन में नहीं जाते। एक तो ये कि निफ्टी बैंक नया हाई क्रिएट करे, और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन निफ्टी आईटी का भी मिले। बट यहाँ से लीड करने लायक पोजीशन में है क्या? इट्स आईटी कंसिडरिंग बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर बैंक्स? इन दोनों में से कौन सा पिलर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? मेरे लिए 100% बैंक्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निफ्टी बैंक को देखिए, हम ब्रॉड बेस देख लेते हैं एक बार। अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो ये एक 18 से 20% की ग्रोथ वाला इंडेक्स है, और ये आपको 15 मल्टीपल पे मिल रहा है। जबकि हम निफ्टी को देखें तो ये एक कहिए इस टाइम पे 15% वाला इंडेक्स है, और आपको 20+ मल्टीपल पे मिल रहा है। तो 33% ऑफ द निफ्टी इज अराउंड निफ्टी बैंक। तो आप ये समझ सकते हैं कि निफ्टी को अगर चलना है तो ये जो सस्ता इंडेक्स है, ये जनरली इस बुल रन में, क्योंकि वैल्यूएशंस भी देखिए ना सर, बहुत ज्यादा रीजनेबल हो गए। जब हमने 2022 वाला बुल रन शुरू किया था, तब कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 6-6 प्राइस टू बुक पे थे। और 2 साल 2.5 साल इन्होंने प्रॉपर पेन, प्रॉपर कंसोलिडेशन करके प्रॉफिट्स इंक्रीज होके, कहीं ना कहीं हमें लगता है तो स्ट्रॉन्गर विल गेट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर। और यहाँ से जो निफ्टी बैंक की दौड़ होगी, वो मुझे लगता है बोथ निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों से बेहतर होगी। तो नेक्स्ट बुल रन को लीड करेगा बैंक्स। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अब सवाल ये कि मॉनसून का समय से पहले आना ये बाजार के लिए कितना फायदेमंद, और ऐसे में कोई थीम प्ले कर रहे हैं क्या आप? जी देखिए, मॉनसून को लेके हम कोई थीम नहीं प्ले कर रहे हैं, बिकॉज जो मॉनसून से इफेक्टेड थीम्स हैं वो इंडिया में थोड़ी महंगी हैं। जैसे अगर हम एफएमसीजी की बात करें, तो क्या होता है ना कि मार्केट हमारे रूल में कि जब एक फ्रेश बुल रन होता है तो अल्टीमेटली ग्रोथ को फॉलो करता है कि ग्रोथ किधर है। तो अगर एफएमसीजी या एफएमसीजी डिपेंडेबल्स की बात करें, वो सब में ग्रोथ नहीं है, और ओवरऑल मल्टीपल भी हायर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या रिलेटिव चेंजेस पीछे हुए हैं मार्केट में, जिस कारण ग्रोथ मार्केट में वापस आ सकती है, या कौन कौन से ऐसे सिलेक्टेड सेक्टर्स होंगे जिनमें ग्रोथ वापस आ सकती है। हमें लगता है कि मॉनसून का कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट शायद मार्केट पे अगले 1-1.5 साल के लिए ना रहे। ओके, चलिए ये बात हो गई कुछ बड़े सेक्टर्स की। इंश्योरेंस स्पेस में क्या व्यू है आपका? आज एलआईसी के जो प्राइस बिहेवियर है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर, हम अनुज जी, हम इंश्योरेंस सेक्टर को ना बहुत ज्यादा वाइडली ट्रैक नहीं करते, क्योंकि हमें थोड़ा कम सा कॉम्प्लेक्स सेक्टर लगता है। ज्यादा हमें अच्छी तरह ट्रैक करना आता है, तो हम फाइनेंशियल्स पे ज्यादा अच्छी पोजीशन रखते हैं। तो इंश्योरेंस को हम बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो, मुझे क्या बोलूं, एक सुस्त सेक्टर लगता है। तो इसलिए हम, क्योंकि हम ग्रोथ ड्रिवन पीएमएस हैं, या ग्रोथ ड्रिवन हमारी साइकोलॉजी है, तो हमें इतना इंश्योरेंस सेक्टर कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाया अनुज जी। सो इसको मैं पर्सनली ज्यादा ट्रैक नहीं करता। ओके, ये हो गया इंश्योरेंस स्पेस की बात। एक दो स्पेस और अब यहाँ से आगे लेके चलते हैं। मतलब अनिरुद्ध जी जिस बुल रन की बात कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट पॉसिबली करेंगे। पिछले 3 महीने के प्राइस सेक्शन में जब से ये रेट कट का क्रम शुरू हुआ है अनिरुद्ध जी, रियल स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है, ऑल दो नॉट एग्जैक्टली सेम, मतलब जो अपनी हिस्टोरिकल हाइसेस को तो मैच नहीं किया है, बट यही तो डिफरेंशियल हमें प्ले करना है। रियल स्टेट को कहाँ रखेंगे आप? बैंक्स के साथ जो रेट सेंसिटिव जुड़ते हैं उसमें आप रियल स्टेट या फिर ऑटो, इन दोनों में से किसको तवज्जो देंगे ज़्यादा? डेफिनेटली रियल एस्टेट सर, क्योंकि हमें ये लगता है कि मार्केट में जो ये थर्ड रन चलता है, जिसमें मार्केट्स ऑलरेडी एक महंगे मल्टीपल से चल रही है, हम कोई
2022 या 2020 की तरह एक बहुत लोअर बेस से नहीं चल रहे। तो जितनी भी ये ऑटो साइकिल है, मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया है कि ऑटो साइकिल मुझे ऐसा लगता है कि इस रन का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है ऑटो में, वो ऑलरेडी प्ले आउट कर चुकी है पिछले 4 से 5 सालों में। और यहाँ कहीं ना कहीं हमें हम देख भी रहे हैं और आगे जाते भी हमें ये जो ऑटो सेक्टर है इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, लाइक अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। और ऑल्सो मुझे ये लगता है कि देयर इज गोना बी अ मेजर इम्पैक्ट, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम पे जो इंडियन ऑटो प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली इन 4 व्हीलर्स, उनको आने वाले टाइम में बहुत कंपटीशन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ऑटो सेक्टर पे बुलिश नहीं है, बट अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कंपेयर करना हो तो रियल एस्टेट सेक्टर हमारे हिसाब से मच बेटर है। आप ऑन ग्राउंड टेलविंड्स ही देख लीजिए कि प्रोजेक्ट्स जितने भी, अगेन द सीरीज इज द सेम, अल्ट्रा लग्जरी, लग्जरी, मीडियम एंड देन लो। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी में अभी भी जो टेलविंड्स हैं वो बहुत बरकरार हैं, और हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले कुछ साल, कपल ऑफ ईयर्स अंडर परफॉर्म तो नहीं करेगा। ओके, रियल्टी सेक्टर आपको थोड़ा बेहतर पोजीशन पे लग रहा है, लेकिन अनुज जी जितना आपने रिजल्ट देखा अभी, मतलब Q4 समाप्ति होने वाला है, कैसे लगे आपको नतीजे? कोई ऐसा स्पेस जहां पर आपको विजिबिलिटी ज्यादा दिख रही हो जो ग्रो करेगा, और बैंक्स और रियल्टी को छोड़ दें अगर तो? जी, हमें एक तो अपना सेक्टर ही सबसे अच्छा लगता है। आई थिंक ये हमारा टाइम है, और ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज जितने भी हैं, जो भी अपने चीज में एक्सपर्ट हैं, आई थिंक दे विल हैव वैल्यूएशंस जो अभी हमने सोची नहीं है। क्योंकि देखिए, एक फंडामेंटल शिफ्ट को करने में बहुत समय लगता है, और सेबी ने, एम्फी ने जो पिछले 20 साल की मेहनत करी है टू ब्रिंग इन अ चेंज, वो इंडिया में आ चुका है। कहीं ना कहीं इंडियन रिटेल की जो साइकोलॉजी है, फ्रॉम द एफडी कल्चर टू द इक्विटी कल्चर, वो आ गई है। तो आने वाले कुछ टाइम में जो इनको सिक्लिकल कंपनीज का मल्टीपल दिया जाता था, वहां से ये चेंज हो रहे हैं। तो आप कोई भी कंपनीज लीजिए, चाहे वो एएमसीज हैं, चाहे एक्सचेंज हैं, चाहे कोई डिपॉजिटरी है, चाहे कोई अच्छे ब्रोकर हैं, बस आपको ये देखना है यहाँ पे आपके अच्छी मैनेजमेंट्स कौन सी हैं, और उन मैनेजमेंट्स को एक अच्छा, मुझे लगता है, दर्जा दिया जाएगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है केपेक्स एंड केपेक्स रिलेटेड कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट केपेक्स है, चाहे वो पब्लिक केपेक्स है। प्राइवेट केपेक्स में अगर आप देखिए, आपको हॉस्पिटल्स में बहुत ग्रोथ इंडिया में आने वाले टाइम पे देखेंगे। इनके अगर आप देखिए प्लान्स जो केपेक्स के कुछ सालों में हैं। अगर पब्लिक केपेक्स में देखें, वो तो हमें पता ही है कि रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सेक्टर्स अभी भी इंटैक्ट है। इनमें से वो कंपनीज जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी या ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है, उन कंपनीज पे हमेशा अगले कुछ सालों के लिए ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि तो थोड़े अब महंगे हो गए हैं फार्मास्यूटिकल, सीडीएमओ, सीएमओ स्पेस भी इंडिया में। अभी देयर इज स्टिल सीम लेफ्ट, बट थोड़ा सा हम इससे बैक ट्रैक फार्मा से इसलिए अब हमने रिसेंटली किया है, क्योंकि हमें ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इनकी पॉलिसी से अलूफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इनकी रोज स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, और हम सोचते हैं कि जब कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जिनमें इनकी स्टेटमेंट्स का फर्क ही ना पड़े। वो तो खैर बिल्कुल सही कहा आपने, वो बन जाए ऐसा पोर्टफोलियो तो हमें बता दीजिएगा। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे, मेटल्स पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि मेटल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, ये ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स, यहाँ कमबैक है पिछले कुछ हफ्तों से। जी सर, अनुज जी, ये वाला जो रन है, ये मेटल्स को मेरे हिसाब से फेवर करना ही करना चाहिए। और हमारे पास हमें ये लगता है कि मेटल्स में हमें अर्ली टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं। दो मेटल सेक्टर, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, स्पेशली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर चाइना में प्रॉब्लम है, इसलिए मेटल्स थोड़े लैग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब वट एवर वॉज बिहाइंड अस, इन्फ्लेशन देखिए कंट्रोल में आ चुकी है, रेट कट आ रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं, अगर ये ट्रम्प जी थोड़ा सा रुक जाए तो कंट्रोल में आना चाहती है। तो अल्टीमेटली आई थिंक ऑल बैड फॉर मेटल्स इज इन द पास्ट, और आने वाले टाइम में हमें मेटल्स के लिए अच्छी टेलविंड्स ही दिख रही है। अच्छा अनिरुद्ध जी, हमने बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करी, बट हर बुल रन में, हर तेजी का वो दौर जब इंडेक्स कभी 10 या 15-20% चले, मिड कैप्स में एक ना एक थीम या फिर दो थीम बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। आप जुलाई से पहले जाइए, क्या रेलवे ने पैसा बना के दिया, क्या डिफेंस ने पैसा बना के दिया, कभी शुगर, कभी केमिकल, कोई थीम जो आपके अनुमान के मुताबिक, जिसकी स्पेशली प्रेजेंस लार्ज कैप में नहीं होती, मिड कैप में बहुत अच्छी प्रेजेंस होती है, कोई थीम जो आपको लगता हो अच्छी चलेगी यहाँ से?
जी, तो सर यहाँ पे देखिए आपने एक चीज़ नोट करने लायक है यहाँ पे कि हर बार वो थीम एक नई थीम होती है। तो मतलब तो इस बुल रन की नई थीम होती है। तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि अगर हम रेलवेज़, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, केपेक्स की बात करें, तो ये थीम अभी भी नहीं है। जैसे मैंने डिस्कस किया स्टॉक मार्केट वाली जो हमारी स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरी थीम है, ये हमें लगता है नहीं है। तो ये दोनों थीम्स हमें लगता है बहुत बढ़िया रहेंगी। कहीं न कहीं आज हम जो सेक्टर्स की चारों की हमने बात करी है, फाइनेंस और मेटल्स, ये भी हमें ये लगता है कि मिड कैप में से ये भी उधर के आएँगे। फाइनेंस में से चलो हमें ये लगता है कि लार्ज कैप ज़्यादा परफ़ॉर्म करेंगे, पर अगर मिड कैप्स की बात करें, तो हमें मेटल्स में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग थीम्स उभरती हुई दिख रही हैं। ओके, अनिरुद्ध जी, हालांकि सवाल इस पे था लेकिन जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी डिफेंस स्पेस पर। जिस तरीके से रैली हमें देखने को मिली पिछले कुछ फरवरी के बाद से, काफ़ी लोगों का मानना है कि वैल्यूएशन अभी हाई हैं। आप कहाँ पे खड़े हैं ऐसे में? क्या चेज करने लायक है अभी डिफेंस स्टॉक्स? देखिए, हाँ, मार्केट में कुछ डिफेंस स्टॉक्स की अगर हम बात करें या कोई भी स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगते हैं, उनको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे-अच्छे डिप्स मिलेंगे बीच में, पर हाँ, उस टाइम पे बाय करने की हिम्मत हमें ज़रूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस का जो इंडिया में रोल है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री देखिए, अगर हम इफ आई मे से सो, दिस वाज़ नॉट एन इंडिया-पाकिस्तान वॉर, दिस वाज़ अ इंडिया-चाइना वॉर बिकॉज़ पाकिस्तान अल्टीमेटली वाज़ सपोर्टेड बाय चाइना। सो समवेयर हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बोथ ऑन ग्राउंड, इन एयर एंड सी बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेंगी। और देखिए क्या कहते हैं कि हमारे जो रिसर्च के डिफेंस को देखते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम जितना भी जोमेटो ऑर्डर कर लें, पर घर में खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। तो डिफेंस में वो चीज है, हमें घर में डिफेंस बनानी सीखनी पड़ेगी। और इंडियन डिफेंस आई थिंक इज वेरी राइटली पॉइज्ड फॉर इट। आप ऑर्डर बुक्स देखिए, जिस हिसाब से सरकार ऑर्डर्स दे रही है, हमें स्टॉक प्राइस को छोड़ के हमें ऑन ग्राउंड सरकार क्या कर रही है उसको देखना चाहिए। और कहीं न कहीं जब हमें लगे कि इनमें एक अच्छा डिप आया, तो कहीं न कहीं निबल इन तो ज़रूर करना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एटलीस्ट 10 टू 15%, 10% तो एटलीस्ट डिफेंस आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ इंडिया का बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है। नए ज़माने में कहावत कहने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है निरुद्ध जी। इस ज़माने में कहते थे खाना बनाना आता है, कभी कभी बाहर से मंगा लेंगे। अब तो जोमेटो है, कहते हैं कभी कभी खाना बनाना भी आना चाहिए, है ना। आपने इस बात को इस तरीके से कहा। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आज के अप्रोच पर। 24,762। अनुज, इतना ठंडा इंडेक्स और इतनी छोटी सी रेंज में बहुत दिन हो गए थे देखे हुए, और कल थी 350 पॉइंट की रेंज, यानी बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना उल्टा माहौल था यहाँ पर। आज क्या करें कल के लिए? फिर मंगलवार जैसा सेशन कल अपेक्षित है क्या? कल फिर एक्सपायरी? देखिए क्या होता है ना, जब आप तैयार नहीं होते बारिश के लिए तब बारिश आती है, और कल हम अच्छे से तैयार थे तो कल सूखा था, है ना। तो मंगलवार को हम तैयार नहीं थे, तो मंगलवार को आपने देख ली वोलेटिलिटी। अब कल हम सब तैयार हैं वोलेटिलिटी के लिए। हो सकता है मार्केट कल वोलेटाइल मूव दिखाई ना आपको, हो सकता है कल वन वे मूव दिखा रहे हैं आपको, ये भी पॉसिबल है मार्केट में, है ना, क्योंकि हम सब तैयार बैठे होंगे वोलेटिलिटी के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा ये मानना है कि आप ना इस समय थोड़ा सा न्यूट्रल रहें इस मार्केट में, क्योंकि कोई डिसाइसिव मूव नहीं है इस मार्केट में, और ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ार में ओवरनाइट रिस्क मुझे नहीं लगता आपको लेने की कोई ज़रूरत है इस मार्केट में। ये मार्केट जो है ना, ये अब आप खाना बनाने की बात कर ही रहे हैं, तो रोज़ कमाओ रोज़ खाने वाली मार्केट है बेसिकली। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स वहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूर आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैरी करिए, और ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स को ट्रेड किया जाए। इंडेक्स के अलावा बहुत कुछ है ज़माने में, उस पर फोकस करिए वीरू, तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। चलिए अब BDST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। फिर गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? ट्रेड तो है नहीं दिल, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए लुपिन। आज लगता है कि फार्मा में थोड़ी वीकनेस है, स्टॉप बहुत टाइट है, वो लगाना चाहिए करीब 1952 का, 10 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड 1920 पॉसिबल लुपिन। ओके, ल्यूपिन 1942 पे अगर आप देखें आपका एक शॉर्ट कॉल है, और 27 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ, तो ये पहली कॉल। मानस साहब क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए, PSU बैंकिंग पे ही ध्यान है। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि अब अभी कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 120 रुपए के प्राइस चल रहे हैं।
117.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 125 रुपए 125 के टारगेट सेट करने हैं बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में। ओके, बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर की पिक। आशीष कयाल जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, भारतीय हेक्साकॉम यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने की गुंजाइश है। स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है, तो भारतीय हेक्साकॉम पे लॉन्ग करने की राय होगी। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो है 1750 का, और टारगेट 1910 का देख सकते हैं। ओके, चंदन जी आपकी ट्रेड? चंदन आपकी ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल। देखिए, मैं फोकस पूरा का पूरा कहीं न कहीं बैंकिंग काउंटर पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, और यदि आप शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर देखें तो हमने पहले यूनियन बैंक की बात की, अभी मैं कैनरा बैंक की बात कर रहा हूँ। कैनरा बैंक में काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस सीरीज़ में 10% ज़्यादा की बढ़त है और अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। 110 की कॉल अनवाइंडिंग इंडिकेट कर रही है, थोड़े और मूव बनेंगे, तो 109 का सपोर्ट यहाँ पे लगाना चाहिए। ऊपर में 115 तक के टारगेट कैनरा बैंक में बनने चाहिए। ओके, 115 तक के टारगेट कैनरा बैंक में एक ट्रेड बचा है, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज़ रखता हूँ स्क्रीन पे, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बीते मतलब 17 अप्रैल से लेके अब तक, ये मेरे ख्याल से ओनली द सेकंड सेशन जब ये 20 डेमा की तरफ बढ़ता है। रिलायंस का बैकफुट पे आना आज इंडेक्स को बहुत ऊपर तक जाने की गुंजाइश नहीं छोड़ के गया। डे हाई से लगभग 9 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ, तो पेन यहाँ 11 रुपये नीचे इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड कल के लिए? मेरी जो चॉइस बहुत लिमिटेड है, सीडीएसएल के साथ ही जाएंगे। जो कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड होगा, जो हमने सुबह दिया था वही ट्रेड कंटिन्यू होगा। 1524 चल रहा है, तो नया स्टॉप लॉस होगा 1500 का, और इस ट्रेड को लेके जाइए 1570। मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट होगा 1570 से लेके 1600, ये प्रोबेबली कल का टारगेट होगा, तो इट्स बाय इन सीडीएसएल। बिल्कुल सर। सीडीएसएल 1519 पे काम करते हैं। हम चलते हैं केतिन के पास। आज के जो डीलर्स के उनके इंटरेक्शन हुए, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चेस कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्टिंग साइड पे प्लेस किया हुआ है। यतिन, क्या निकल के आया डिस्कशन में आज? गुड आफ्टरनून वीरू। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, उनमें सबसे पहले पॉलिसी बाजार, जहां शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक आज प्रेशर में है, लगभग 2% 2.5% नीचे था जब मैंने चेक किया था, और डीलर्स को लगता है कि 1725 1740 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यानी करंट मार्केट प्राइस से 2 से 3% की डाउनटिक देखने को मिल सकती है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। एफआईएस की यहाँ बिकवाली है, जिसके चलते डीलर्स थोड़े बहुत यहाँ एसटीबीटी की पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। हालांकि एक्साइड यहाँ डीलर्स पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले दिनों से, और यहाँ डीलर्स को लगता है पोजिशनली 400-405 तक के लेवल्स आ सकते हैं। काफ़ी सारे एचएनआईज भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो एक्साइड और पॉलिसी बाजार, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में। एक्साइड और पॉलिसी बाजार, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में। चलिए, तो ये यतिन शुक्रिया। अब वीरू के पास चलते हैं, मार्केट बेट देखते हैं। वीरू बताइए, आज तो ऑब्वियसली एक्सपायरी -1 डे, कहाँ पर फोकस? अनुज, आज वो जो चीज़ कल विजिबल थी वो आज भी है। मतलब कंसंट्रेशन कुछ ही स्टॉक्स तक सीमित था, और जो अंतिम दौर तक शामिल रहा वो था सिर्फ एलआईसी। उसके सिवा मतलब एलआईसी और सीडीएसएल को अगर आप छोड़ दे तो बाकी सब पूरे दिन चेंज होता रहा। लॉन्ग अनवाइंडिंग, हालांकि देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग के डिजिट से आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट सीरीज़ के जब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होके या फिर रोल होकर नेक्स्ट में जाएंगे तो वो भी लॉन्ग अनवाइंडिंग में आएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे इसको। लॉन्ग 1768 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 49 में, और 87 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। स्टॉक्स लेके आते हैं जहाँ पे लॉन्ग विटनेस हुआ आज जून की सीरीज में। सबसे ऊपर इट्स इंडस टावर्स, अच्छा मूव दिया इसने सारे एवरेजेस के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर। ओएमसीज को रडार पे रखिएगा। ओएमसीज आज ही नहीं, मतलब पिछले हफ्ते भर से अच्छा कर रही हैं। कॉनकॉर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ एट ऑल टाइम हाई, और बजाज फाइनेंस में एक बार फिर से रंगत लौटी। तो आज कुछ डिफरेंट थे स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग्स थे। एलआईसी आज का स्टॉक ऑफ द डे, करीब 8% ऊपर, सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर। सीडीएसएल में मूव अच्छा आया, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आईजीएल के इंडस्ट्रीज और बीएचएल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन बैकफुट पे क्या था देखिए, समझते हैं, आई मीन प्राइस के वाइज समझते हैं। ऑरबिंदो फार्मा में नो डाउट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, बॉश यही केस था, आईआरसीटीसी, टोरेंट पावर और अपोलो एक डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि ये 7000 के ऊपर स्टेबल था, लेकिन आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ हायर ट्रैजेक्टरीज पे यहाँ पे। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग एस्कॉट्स, कुबोटा में
मोमेंटम हल्का सा कोलैप्स हुआ। श्री सीमेंट कंप्लीट कोलैप्स, मतलब कल से लेके आज के सेशन में सीमेंट ने सबसे बड़ी शॉर्टिंग और अनवाइंडिंग विटनेस की है। और एनएमडीसी और चंबल ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जिनमें काफ़ी पेन था। मैं श्री सीमेंट का पॉसिबली एक चार्ट चेक ले लेता हूँ यहाँ पर। आशीष, श्री सीमेंट ऑल्दो ये काफ़ी भारी स्टॉक है बट 29,900 आई मीन सबसे बड़ी खराब कैंडल क्रिएट हुई यहाँ पर। 100 डेमा सरेंडर हो गया, नहीं 50 डेमा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को 29,900 पे? बिल्कुल वीरू, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है और डे लो पे बंद हो रहा है। ये ओपन हुआ था डे हाई के आसपास जो कि नेगेटिव ही था, लेकिन डे लो पे बंद हो रहा है, तो यहाँ पर गुंजाइश है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसका प्रायर जो प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया जहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था वो करीबन 29,100 29,070 के आसपास है। तो यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आज से 29,100 के टारगेट्स ओपन है। पुल बैक पे सेल करना होगा। शॉर्ट टर्म में इंडिकेटर आवरली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में पुल बैक आ जाए, लेकिन बाय ना करे, सेल की अपॉर्चुनिटी देखे। और ऊपर में जो मेजर हर्डल है वो 30,700 का है, तो नीचे के टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। नीचे के टारगेट्स ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। और कुछ काउंटर्स जो कि आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर विटनेस कर रहे थे, और उसमें ज़रा प्लीज़ लिखे आइए आप। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स ने लाख मशक्क़त की, लेकिन अब तक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 को भी पार करने में सक्षम नहीं रहा है। तो एक पेन इसमें है। मैं एक स्टॉक और लेके आऊँगा और वो है ऑटो बास्केट से। प्लीज़ ज़रा अशोक लेन लेके आइएगा। वो स्टॉक जो एक अनवाइंडिंग, एक शॉर्टिंग प्रेशर विटनेस कर रहा है पिछले काफ़ी समय से, एंड मोर स्पेशली फ्रॉम आई थिंक क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद। मैं इस पर एक चार्ट चेक लेता हूँ। चंदन, इन पांचों के पांचों सेशन का आज और इनफैक्ट पिछले 4 का लो है 10 डे। आप कैसे रीड कर रहे हैं अशोक लेन को? क्या ये कोलैप्स की तैयारी कर रहा है या फिर स्टेबल है अभी भी टिल द टाइम इट होल्ड्स 235? आपका व्यू क्या बन रहा है अशोक लेन पे? देखिए वीरू, एकदम रेंज बाउंड व्यू है और कहीं ना कहीं देखिए मंथली एक्सपायरी है और उसके चलते 240 250 के कॉल राइटर्स वो कहीं ना कहीं ग्रिप किए हुए हैं। 2 बार इसने अटेम्प्ट किया, तो नॉर्मल सिनारी होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन का साइन बोलता, बट एक्सपायरी डेज है उसके चलते ये बोल सकता हूँ कि कॉल राइटिंग के चलते शायद अपसाइड केप हो रहे हैं। बट अभी तक नो डिसाइसिव मूव है, नो ट्रेडिंग बैंड में है। या तो 235 तोड़े या 242-43 निकले, तब जाके ट्रेड बनेगा। तो यदि आपके पास में शॉर्ट पोजीशन है तो 243 का स्टॉप लॉस लगाइए, और या मंदी करनी है तो 235 के नीचे करें। तो काफी कंडीशनल होगा वीरू, अभी तक कोई ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे बन नहीं रहा। ओके, मीनवाइल एक बार जरा हीरो मोटो का स्टॉक देखते हैं। हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ को मंजूरी मिली है सेबी की तरफ से, तो ये स्टॉक का सुबह थोड़ा वीक था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आई। सेम ग्रुप की कंपनी है, तो सिर्फ इसलिए उसको पॉइंट आउट किया। हीरो फिनकॉर्प का 3600 करोड़ का आईपीओ है, उसको यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई। राजेश जी, हीरो मोटोकॉर्प एक शानदार बुल मार्केट में है इस समय, क्या व्यू रहेगा इस पर? अनुज जी, बेहतरीन चार्ट है। ये अपने 100 डीएम को रिस्पेक्ट करा है, जो करीबन 4,240 के आसपास है। मुझे लगता है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। अगले सीरीज में ये परफॉर्म करना चाहिए। बाय साइड का ही ट्रेड बनाई है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस 4,250 पे रखे पोजिशनली। और मुझे लगता है अगले सीरीज के लिए अगर आप देखें तो इसका जो प्रोजेक्शन दिखता है वो करीबन 4,700 से लेके 4,800 का रहेगा, वो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 300-400 पॉइंट की रैली तो ऐसे ही चली आएगी। तो मुझे लगता है हीरो होंडा ये इट्स बाय एंड होल्ड, और यू कैन से इट्स बाय ऑन डिप। काउंटर लुक्स गुड टू मी। अब एक काम करते हैं, अब बैन अपडेट देते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स हैं जो बैन में एंट्री कर रहे हैं या बैन से एग्जिट करेंगे। बैन में जा सकते हैं स्टॉक्स, उनमें हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम और सेल इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज शाम को सेल के नंबर्स आने हैं, तो उससे पहले ये बैन में जा रहा है। और जो बैन से बाहर आ रहा है स्टॉक, एक स्टॉक बैन से बाहर आ रहा है, जो था एक ही स्टॉक था बैन में तो वही बाहर आ सकता था, RBL बैंक। यहाँ पर पोजीशन जो है वो 77% हुई, तो ये बैन से बाहर आने की तैयारी करता हुआ। तो कुल मिलाकर ये बैन अपडेट, मार्केट डे लो के करीब बंद होने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा 80 पॉइंट नीचे। आज का लो था 24,737 और अब हमें 24,745 पर, तो मोटा मोटी डे लो पर ही हैं। और उसका एक बड़ा फैक्टर जो वीडियो ने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया, एक बार आप कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए, उसके बाद इंट्राडे में उस स्टॉक को दिखाएंगे जहाँ पहले कंट्रीब्यूशन प्लेट और उसके बाद इंट्राडे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इंट्राडे चार्ट रखिए जरा स्क्रीन पर। करीब 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन
और काफ़ी दिनों के बाद अच्छी स्ट्रेंथ थी रिलायंस में, पिछले पूरे महीने अच्छी स्ट्रेंथ रही थी, यहाँ पर अब थोड़ी सी वीकनेस लौटती हुई। इसके अलावा और क्या स्टॉक है जिसने आज मार्केट को थोड़ा प्रेशर में डाला? अच्छा, एक बार इंडसइंड बैंक देखिए ज़रा। इंडसइंड बैंक के लिए ये काफ़ी वॉलेटाइल टाइम रहा है और आज इंडसइंड बैंक ये भी डीलों पर बंद हो रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग था आज की ट्रेड में? कुछ स्टॉक्स जो डे हाई पर बंद हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। KEI इंडस्ट्रीज़, आई थिंक सुबह भी हमने बात की थी, यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है पिछले कई दिनों से, 3600 के पार। KEC नहीं, KEI इंडस्ट्रीज़, वायर बनाने वाली कंपनी। हाँ, ये देखिए 3645 इस समय ये स्टॉक। नाल्को डे हाई पर, टाटा एलेक्सी डे हाई पर। और अगर बैंक निफ्टी को किसी ने बचाया तो वो था ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक का इंटरडे देखिए आप एक बार, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा था। ICICI बैंक डे हाई पर बंद होता हुआ। मानस, ICICI बैंक पर क्या भी होगा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि अभी हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन 10 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको बिल्कुल होल्ड करिए, 1430 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। खरीदारी जहां तक करने की बात है, थोड़ा वेट करेंगे, 1566, माफ करिएगा 1466, उसके ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर 1466 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 1495 तक के टारगेट दिखा देगा। ओके, आईसीआईसीआई बैंक 1452 पे, और आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र हुआ है तो एक बैंक का उल्लेख ना करे तो शायद थोड़ा सा गलत होगा, एंड दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक एट 2074। कोटक ने आज फिर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जो 50 डे मार्क के नीचे स्पेंड किया, तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे जो है ना वो ग्रिप कर रहा है। राजेश जी, आपका क्या राय है? आप इसको एक ऐसा लेवल मानते हैं जहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है? क्योंकि एक चीज़ ये अच्छी है कि ये मई का 5 मई से लेकर अब तक का लो होल्ड कर रहा है। खराब चीज़ ये है कि सस्टेन कर रहा है 50 डे मार्क के नीचे। व्यू क्या बन रहा है आपका कोटक महिंद्रा बैंक पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन में है। अगर आप इसका पैटर्न भी देखें तो ये फॉलिंग, आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का पैटर्न है। अगर आप इसका सपोर्ट देखें तो 2040-2050 के ट्रेजेक्टरी में बनता है। तो ये फॉलिंग वेज फॉर्मेशन जनरली डिसाइसिव मींस, ये आप कह सकते हैं कि इसमें बेयर ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगले सीरीज के लिए कोटक में बाय साइड की पोजीशन बनेगी अबाउट 2050। ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा वीरेंद्र जी, वो 2100 के आसपास रहेगा। 2100 ये वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनेगा, और इन दैट केस टारगेट 2150 से लेकर 2200 का अनफोल्ड होगा फॉर द नेक्स्ट सीरीज। सो यस, कोटक मुझे लगता है ये पैटर्न ऐसा है, ये कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप दिखता है, 2050 का सपोर्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसे कहेंगे कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस बिलो 50, और हालांकि 5 मई से लेकर अब तक की रेंज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मैंने श्री सीमेंट का जिक्र किया था, मैंने अल्ट्राटेक का जिक्र किया था, मैंने रामको सीमेंट्स का जिक्र किया था सुबह अपनी टीम में। एक ग्रासिम को देखिए, ग्रासिम में तो जनाब 16 मई को जो रिवर्सल आया था वो इतने गंभीर रिवर्सल में तब्दील हो चुका है कि पूछे मत। नाउ फाइनली आई थिंक most of the skips सीमेंट स्पेस में heading towards 200 day, same is the case with ग्रासिम। ग्रासिम का भी कुछ हाल वही है। ग्रासिम में एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ 2650 पे, वहीं 50 डिमा टूटा 2571 पे। प्रकाश सर, ये आपका क्या नजरिया है इस पर? आई मीन 2571 जा रहा है क्या? आई मीन 2500 2490 की तरफ, ये जिस प्रकार का सेलिंग फोर्स है इसमें? 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सीमेंट क्षेत्र में थोड़ी वीकनेस है। ग्रासिम इन पर्टिकुलर यस वीकनेस है। आज 2573 पे जा रहा है, लेकिन 2500 तक जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है लो लेवल पे, लेकिन स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन वीक है। 2600 का स्टॉप लगा कर चले तो वो छोड़ देना चाहिए, शायद 2500 तक चला जाए ग्रासिम। ग्रासिम आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, फाइनली आई मीन आज का स्टॉक ऑफ द डे। अच्छा, मैं इसमें हल्का सा एक चीज़ जोड़ देता हूँ, क्वांटिटी इन माय चार्ट। ये अच्छा नहीं, मैं गलती से क्या करा, LIC को फ्यूचर्स में लगा लिया। LIC जरा प्लीज़ लिख आइएगा, मेरे ख्याल से एट 939। अनुज, मेरे चार्ट्स दिखा रहे हैं वॉल्यूम, ये ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है ना? ऑल टाइम हाई वॉल्यूम। मैंने बोला है टिकर टीम को फ्लैश करने को, ये ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है LIC का। इतने वॉल्यूम लिस्टिंग वाले दिन हुए थे,
उसके बाद से पहली बार इस तरीके के वॉल्यूम में बिल्कुल सही पहचाना आपने वीरू। मैं उसी मोमेंट का मैं वेट कर रहा था कि वो मोमेंट क्रॉस हो और ये ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है LIC का, मतलब अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी ये बात है। जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन 226 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, आज 228 लाख का वॉल्यूम, अब 229 लाख हो गया NSE पर। तो लिस्टिंग के बाद का हाईएस्ट वॉल्यूम है। लिस्टिंग वाले दिन 2 करोड़ 28 लाख शेयर था, आज 2 करोड़ 29 लाख शेयर क्रॉस हो चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड वॉल्यूम LIC के, बिल्कुल सही पहचाना आपने वीरू। बिल्कुल। हालांकि वो अनुज क्या हुआ, मैंने जब रोलिंग का चार्ट रखा था ना तब उसमें वॉल्यूम दिखाई देगा, मैं कैश पे इतना श्योर नहीं था, लेकिन आपने वो बात की पुष्टि कर दी। बट यस, रिकॉर्ड रोल ओवर्स, मतलब माफ कीजिएगा वॉल्यूम्स, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स LIC पर। और आज जो सुबह सुबह आपसे एडिटर स्टेक में व्यू शेयर किया गया था वो आपको मालूम ही था। आज क्लोजिंग की तरफ मैं बढ़ता हूँ अनुज, थोड़ा सा आप आराम कीजिए, आपको वॉल पे दिखाता हूँ क्लोजिंग कैसी होने जा रही है। डिसअपॉइंट किया, देखिए इस क्लोजिंग में बहुत कुछ है, हल्की सी मायूसी है, लेकिन इस बात की सांत्वना भी है कि आपने एटलीस्ट कोई वाइल्ड डाउन साइड मूविंग दिखा है, तो एक ठीक ठाक क्लोज है। अनुज के पास चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज। ओके, चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। स्क्रीन पर निफ्टी करीब 1/3% नीचे बंद हुआ, 24,777 पर, 24,750 पर। बैंक निफ्टी करीब 78 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स करीब 230 पॉइंट नीचे, मिड कैप करीब 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप में भी हल्की सी गिरावट थी। स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर अगर देखा जाए तो चलिए 1/4% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन फ्लैट था आज स्क्रीन में। चलिए एक बार जरा सेक्टर्स देख लेते हैं कैसे रहे, और सेक्टर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए सेक्टर्स इस समय अक्रॉस द बोर्ड एकदम कुछ खास मूव थे नहीं। FMCG ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर था, करीब 1.5% नीचे। PSU बैंकों में अच्छा मोमेंटम था, करीब 1% ऊपर PSU बैंक का इंडेक्स। अब जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। HDFC लाइफ, BEL, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, भारती, यहाँ पर कुछ गेंस थे। उसके अलावा ITC, इंडसइंड बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली वीरू। तो क्लोज बिल्कुल अगर आप देखें तो लोअर टू 30 के पास, बट अगर मैं इस क्लोज को देखूं तो हमने कल के लो को तो नहीं छुआ जना, ये सांत्वना थी। और बाकी मायूस तो किया सेशन ने। आज 10 डे के नीचे हम बंद हुए, बट निफ्टी बैंक अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में था, वेल अबाउट 10। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम में इतना ही। और कल यानी मई 29 को सीरीज की एक्सपायरी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे डिस्कस करने के लिए। रोल ओवर्स के आंकड़े कैसे रहे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और कुछ नंबर्स, सब पे करेगा बातचीत सुबह मॉर्निंग कॉल में। और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए